सो गाइस स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे शहीद दिवस के बारे में। शहीद दिवस के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो 23 मार्च 1931 को फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जी, शिवराम राजगुरु जी और सुखदेव थापर जी, इनको जो है वो मौत की सजा सुनाई गई थी, राइट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, जिससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। इस दिवस को शहीद दिवस के तौर पर या मार्टियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है इंडिया में। इस दिवस को सर्वोदय दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में बस आपको एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूएनएचआरसी के बारे में आपको काफी डिटेल में पता होना चाहिए, हर एक चीज जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे हम लोग। बट पहले मैं चाहूंगा कि यूएनएचआरसी का टॉपिक हमें न्यूज में क्यों देखने को मिला था और श्रीलंका का क्या मुद्दा यूएनएचआरसी से अभी जुड़ा हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। बट मैं चाहूंगा कि अपन एक नवभारत टाइम्स के एक आर्टिकल को देखते हैं तो उससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इस टॉपिक को लेकर आपकी हो जाएगी। तो देखिए इसका जो टाइटल है वो है श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार पर यूएनएचआरसी में वोटिंग। तो है क्या इशू, पूरा मुद्दा क्या है, मैं आपको समझाता हूं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर एक वोटिंग चल रही है, एक रेजोल्यूशन हमें देखने को मिला है। यह रेजोल्यूशन श्रीलंका के खिलाफ है कि श्रीलंका के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इससे रिलेटेड ये रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी बैठक में श्रीलंका के खिलाफ लगे मानवाधिकारों के उल्लंघन वाले प्रस्ताव पर हो रही वोटिंग से भारत ने किनारा कर लिया। तो आपको बता दें कि इंडिया ने यहां पर मतलब वोटिंग नहीं करी है, इंडिया यहां पर प्रेजेंट थी ही नहीं, राइट, यानी कि हट गई ना। इसने वोट फेवर में डाला रेजोल्यूशन के, ना उसके अगेंस्ट डाला, राइट। तो इस दौरान यूएनएचआरसी में भारत के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे, यानी कि वो मौजूद नहीं थे, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव इस पर्टिकुलर वोटिंग के दौरान। इस प्रस्ताव में जाफना में लिट्टे के खिलाफ अभियान के दौरान श्रीलंकाई सेना पर मानव अधिकारों का उल्लंघन करने और बड़ी संख्या में तमिल लोगों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए गए थे। तो श्रीलंकन जो सेना है, आर्मी है, मिलिट्री है श्रीलंका की, कहा गया है कि जब लिट्टे के अगेंस्ट ऑपरेशन चल रहा था तब उस समय श्रीलंका की आर्मी ने आम जनता को, आम लोगों को परेशान किया, तमिल लोगों स्पेशली तमिलों पर अत्याचार किया और भारी मात्रा में लोगों की जान भी ली, राइट। तो ऐसे आरोप जो है वो श्रीलंका के ऊपर है और भारत के सामने मुश्किल यह थी कि वह श्रीलंका के साथ पड़ोसी होने का धर्म निभाए या फिर तमिल अल्पसंख्यकों, यानी कि जो माइनॉरिटी में जो तमिल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं श्रीलंका में, उनकी रक्षा के पक्ष में खड़े हो। जिसके बाद भारत ने इस प्रस्ताव पर आयोजित वोटिंग से अनुपस्थित होने का फैसला लिया, यानी कि वहां पर प्रेजेंट नहीं होने का इंडिया ने फैसला लिया। तो इंडिया ने सोचा अगर फेवर में डालेंगे तो भी दिक्कत है और अगर अगेंस्ट जाएंगे तो भी दिक्कत है, राइट। अगेंस्ट जाएंगे तो तमिल चढ़ जाएंगे और फेवर में डालेंगे तो श्रीलंका चढ़ जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर हो गई थी। तो कुल मिलाकर ये रेजोल्यूशन क्या था ये तो आपको समझ में आया ना। अभी भी नहीं आया तो एक सिंपल सा सेंटेंस आपको बताता हूं। ये रेजोल्यूशन ये था कि जो भी व्यक्ति इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट डालेंगे, इसका मतलब है कि वो लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं कि श्रीलंका ने वाकई में उल्लंघन किया है ह्यूमन राइट्स का, राइट। और अगर हम लोग वोट नहीं डालते हैं, उसके अगेंस्ट वोट डाल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं किया, तो तमिल चढ़ जाते क्योंकि तमिलों के ऊपर वाकई में अत्याचार हुआ था। तो इंडिया ने सोचा कि यार ना फेवर करो ना अगेंस्ट जाओ, दूरी बना के रखो, राइट। तो जिससे कि ऐसा होगा ही नहीं कि हम किसका फेवर कर रहे हैं किसका नहीं कर रहे हैं और वो न्यूट्रल कहानी हो जाएगी। तो ये चीज करी इंडिया ने और श्रीलंका इस प्रस्ताव पर भारत का साथ चाहता था। तो श्रीलंका साथ चाहता था भारत का। इसके लिए वहां एक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर भी बात की थी, यानी कि इस चीज के लिए फोन पर वहां के राष्ट्रपति ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बात करी थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही तरफ अपने ही लोग होने के कारण भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करने का फैसला लिया। वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। भारत और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के बीच पहले से ही विवाद है, राइट। तो हम लोग को जो इशू देखने को मिला है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और इंडिया के बीच में, तो पहले से ही विवादित चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। हाल ही में
कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे आंदोलन को लेकर दिए गए मानवाधिकार परिषद के बयान के खिलाफ भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, राइट। क्योंकि हुआ यह था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी तक इंडिया के ऊपर आरोप लगाए थे कि इंडिया के अंदर जो कृषि कानून को लेकर जो विरोध चल रहा है उसमें इंडिया जो है वो अत्याचार कर रही है। तो इसको लेकर हम लोगों ने भी सुना दिया था उनको। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और इंडिया के बीच में गैप हम लोग को हल्का सा देखने को मिल रहा है, राइट। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर भी भारत और यूएनएचआरसी आमने सामने है, राइट। तो इशू जो है इंडिया और यूएनएचआरसी के बीच में दो मेन चीजों को लेकर ऑलरेडी चल रहे हैं, एक तो कृषि कानून, दूसरा आर्टिकल 370 के हटाए जाने वाला इशू, राइट। इसके अलावा भारत के पास इस मुद्दे पर वोटिंग नहीं करने का ही एक लौता विकल्प मौजूद था, क्योंकि अगर भारत इसके समर्थन में वोटिंग करता तो श्रीलंका नाराज होता। इससे चीन और पाकिस्तान को श्रीलंका में घुसपैठ करने का एक और मौका मिल जाता। आप जानते हैं कि ऑलरेडी इंटरेस्ट जो है वो चाइना ले ही रहा है श्रीलंका के ऊपर, राइट। चाइना का इंटरेस्ट कंप्लीट श्रीलंका के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, राइट, कि कहीं ना कहीं से चाइना चाह रहा है कि श्रीलंका जो है वो उसके फेवर में चला जाए, चाइना के फेवर में चला जाए और इंडिया से थोड़ी सी दूरी बना ले। तो हम लोग ये भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अभी जो है वो चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो लेकर आ रहा है उसके थ्रू जो है वो इंडिया का मार्केट खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो हमें भी चाहिए हमारे कुछ पार्टनर्स और इंटरनेशनल फोरम्स में हमें भी चाहिए हमारे सपोर्टर्स, राइट। तो इसलिए हम लोग नहीं चाह रहे थे कि श्रीलंका जो है वो हमसे नाराज हो और मौका मिल जाए चाइना को और पाकिस्तान को श्रीलंका में इन्फ्लुएंस करने का, श्रीलंका को अपने साथ मिलाने का। तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो ये चीज इस प्रकार से करी। बट अगर हम लोग वोट नहीं डालते, यानी कि उसके अगेंस्ट वोट डाल देते, राइट, अगर मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर यूएनएचआरसी में आकर हम लोग अगर श्रीलंका को सपोर्ट कर लेते तो तमिल जो कम्युनिटी है वो हमसे नाराज हो जाती। तो हम वो भी नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए इकलौता ही हमारे पास विकल्प जो था, ऑप्शन जो था, वो ये था कि ना फेवर में डालो ना अगेंस्ट डालो। समझे आप बातों को। और वहीं अगर भारत इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता तो दक्षिण भारत में तमिल नाराज होते। वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई। अगले महीने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में भारत सरकार तमिलों के मुद्दे पर जोखिम ना लेते हुए वोटिंग से दूर लेने का उन्होंने फैसला ठीक समझा। तो ये चीज हमें इस प्रकार की देखने को मिली है। और आपको बता देंगे इसकी किन किन ने कौन सी कंट्री जो है जिन्होंने पक्ष में वोट डाला। तो इनमें से 2-4 कंट्रीज के बारे में आपको जनरली पता होना चाहिए, जैसे कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने पक्ष में वोट डाला है कि हाँ श्रीलंका ने उल्लंघन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पक्ष पे वोट डाला है। अर्जेंटीना ने पक्ष पे वोट डाला है, राइट। और विपक्ष में बांग्लादेश, चाइना खड़ी हुई है श्रीलंका के साथ, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो वो तो खड़ी ही रहेगी क्योंकि उसको चाहिए। और इवन पाकिस्तान भी, आप देखिए विपक्ष में चाइना पाकिस्तान है और अगर हम लोग इसके विपक्ष में डालकर खड़े रहते तो हमारे तमिलियन जो है वो हमसे गुस्सा हो जाते और पक्ष में डाल देते तो ये मौका मिल जाता चाइना और पाकिस्तान को कि वो जो है वो बताते श्रीलंका को, देखो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा हो, हमसे दोस्ती करो, हमारे फेवर में बात करो, राइट। तो ऐसी चीज हो जाती है। और कौन सी कंट्री जो है वो मौजूद नहीं थी, तो काफी सारी कंट्रीज थी, उनमें से एक इंडिया भी है। जैसे इंडिया मौजूद नहीं है, इंडोनेशिया, जापान मौजूद नहीं थी, राइट। तो ये सब चीजें हमने देखी। नेपाल मौजूद नहीं थी। तो ये चीज है। तो ये था गाइस पूरा एक आर्टिकल जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। गाइस यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस पूरे टॉपिक को सुनने के बाद आपको कहीं से भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फुल फ्लेज पूरा का पूरा मैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में अभी आपको समझाऊंगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक को एग्जाम से पहले 3 से 4 बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यूएनएचआरसी का तो सबसे पहली बात तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल एचआरसी ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ये बॉडी आती है, यूनाइटेड नेशन एचआरसी, ह्यूमन राइट काउंसिल, राइट। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए ये मेनली काम करती है, बॉडी फोकस करती है। इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये काउंसिल जो है वो कब क्रिएट की गई थी? तो 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस काउंसिल को क्रिएट किया गया था। 2006 याद रखना, राइट। और इसने फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस किया। एचआरसी से पहले, ह्यूमन राइट्स काउंसिल से पहले एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इसको हटाकर
HRC ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो लाई गई 2006 में। द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR सर्व्स एज सेक्रेटेरिएट ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेक्रेटेरिएट क्या है? तो OHCHR ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेक्रेटेरिएट हम लोग को देखने को मिलता है और OHCHR का हेडक्वार्टर हमें जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर्स की बात करें तो 47 मेंबर की ये बॉडी है। इसमें यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टेक्स इनटू अकाउंट द कैंडिडेट स्टेट्स contribution to the promotion and protection of human rights as well as their voluntary privileges and commitment in this regard। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किन चीजों को देखती है कि जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, तो वो देखा जाता है कि वो कंट्रीज मेनली ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन के लिए काम करें, राइट। और वो वॉलंटरी बेसिस पर कमिटमेंट करें कि वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन करेंगे, राइट, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करेंगे। और काउंसिल की मेंबरशिप जो है वो इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बेस्ड है, राइट। इसकी जो सीट्स होती हैं, जैसे कि अफ्रीकन स्टेट्स के पास 13 सीट्स हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट्स के पास 13 सीट्स हैं, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट्स के पास 8 सीट्स हैं, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स के पास 7 सीट्स हैं और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के पास 6 सीट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। और मेंबर जो होते हैं इन काउंसिल के वो 3 साल के पीरियड के लिए सर्व करते हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। तो इस चीज को समझना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि 47 मेंबर्स की ये बॉडी है, तो 47 सीट है और बताया जाता है कि हर 3 सालों में ये सीट जो है वो खाली होती हैं, राइट। और इन सीट्स पर जो कंट्रीज जो बैठती हैं, यानी कि जो सर्व करती है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, जो कंट्रीज बैठकर जिनका काम होता है क्या करना, पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करना और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। तो ये जो 47 सीट्स की जो बॉडी हम लोग को देखने को मिल रही है, 47 मेंबर की जो ये बॉडी देखने को मिल रही है, इसमें हर 3 सालों में चुनाव हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि 3 सालों के पीरियड के बाद जैसे ही एक मेंबर जो होता है वो उनका टेन्योर जैसे ही खत्म होता है तो दूसरे मेंबर इनकी जगह पर आते हैं। और पूरे दुनिया भर में ये 47 सीट्स इस प्रकार से बनाई गई हैं कि पूरे दुनिया भर का हर एक एरिया इसमें कवर्ड हो जाए। जैसे कि अफ्रीका को 13 सीट्स मिली है, एशिया पैसिफिक को 13 मिली है, राइट, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को मैंने बताया था 8 मिली है, वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स को 7 मिली है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को 6 मिली है। तो इस प्रकार से जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो ये चीज ध्यान रखकर किया गया है कि पूरे दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, राइट, वो रिप्रेजेंट, या फिर पूरे दुनिया भर का जो एरिया है, रीजन जो है, वो इन 47 सीट्स में रिप्रेजेंट कर जाए, राइट। जैसे कि अफ्रीका में 13 सीट्स हैं, अब ये 13 जो कंट्रीज होंगी यानी कि जिनको इसकी मेंबरशिप मिलेगी ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, तो ये 13 कंट्रीज पूरे अफ्रीका के लिए काम करेंगी, देखेंगी, चेक करेंगे कि अफ्रीकन क्षेत्र पर कहीं पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो ये 13 सीट्स अफ्रीका की भागीदारी की तरफ से हम लोग को देखने को मिलेगी, उनको रिप्रेजेंट कर रही है अफ्रीका को, राइट। और इसमें यह भी बताया गया कि एक बार कोई कंट्री अगर 3 सालों तक लगातार सर्व कर लेती है, अपने टेन्योर को कंप्लीट कर लेती है, तो उसके बाद अगेन 3 सालों के लिए वो तुरंत री इलेक्ट नहीं होगी। 1 साल यानी कि एक टेन्योर को फिर अगेन 3 साल को छोड़कर हो सकता है कि वो दोबारा री इलेक्ट हो जाए, बट तुरंत मतलब एक बार इलेक्शन कंप्लीट हुआ तो फिर से उन्हीं मेंबर को नहीं रखा जाएगा जिनका टेन्योर ऑलरेडी जस्ट अभी खत्म हुआ है। तो 3 साल के पीरियड के बाद एक मेंबर कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको छोड़ना होगा 3 सालों के लिए, और फिर जब वापस से जब इलेक्शन होगा तब हाँ एक गैप करने के बाद फिर वो री इलेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इसके प्रोसीजर और मैकेनिज्म्स की थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यूपीआर के नाम से इसे जाना जाता है। इट सर्व्स टू एक्सेस द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट। तो इसका यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एक होता है, राइट, जिसमें ये क्या करते हैं, पूरे जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं, देखा जाता है कि वहां पर किसी भी प्रकार का ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा और ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है वो इस यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के थ्रू पता लगती है।
और एक इसमें एडवाइजरी कमेटी होती है। नाम से समझ में आ रहा है, ये कमेटी क्या करेगी, एडवाइस देगी। तो इट सर्व्स एज द काउंसिल थिंक टैंक। काउंसिल जो है यूएनएचआरसी का, इसके थिंक टैंक के तौर पर ये काम करती है। इट प्रोवाइड्स इट विद एक्सपर्टीज एंड एडवाइस ऑन थीमैटिक ह्यूमन राइट्स इशू। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के जो मुद्दे हैं उस पर जो है वो गहन करके, यानी कि बहुत डीपली उस पर विचार करके ये एक्सपर्ट जो है इस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये फिर बताते हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स जो है वो उसको प्रमोट किया जाए, किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को रोका जाए। तो ये सब चीजें बताने वाली जो कमेटी होती है वो एडवाइजरी कमेटी होती है, राइट। इसके अलावा इसमें कंप्लेंट प्रोसीजर भी हम लोग को देखने को मिलता है। इट अलाउज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू ब्रिंग ह्यूमन राइट्स वॉलेशन टू द अटेंशन ऑफ काउंसिल। तो इसमें एक कंप्लेंट प्रोसीजर भी आता है जिसमें आप यूएनएचआरसी के कंप्लेंट डेस्क पर जाकर कंप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि यानी कि उनकी नजरों में ला सकते हो एक पर्टिकुलर कोई भी यानी कि इशू है, उनकी नजरों में ला सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो उनके सामने कोई भी इशू को जो ह्यूमन राइट्स उल्लंघन से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन स्पेशल प्रोसीजर भी एक है। दीज आर मेड ऑफ स्पेशल रिपोर्टियर। इसको मैं स्पेल कर देता हूं, RAPPORTEUR। तो ये रिपोर्टियर का मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिपोर्ट ऑन प्रोसीडिंग्स ऑफ इट्स मीटिंग्स। तो मतलब कि ये आसान भाषा में स्पेशल रिपोर्टियर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो यूनाइटेड नेशन के बिहाफ में काम कर रहे होते हैं। इनका मेन फोकस ये होता है कि जब भी जैसे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ये स्पेशल रिपोर्टियर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल अपॉइंट करती है। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई मुद्दा है, कोई इशू है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए इनको रखा जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रखना। इसमें यूनाइटेड नेशन स्पेशल प्रोसीजर्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें स्पेशल रिपोर्टियर्स होते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं और वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एडवाइस देते हैं, राइट। पब्लिकली रिपोर्ट जो है वो कुछ भी कोई भी गंभीर मुद्दा होता है ह्यूमन राइट्स सिचुएशन से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक कंट्री में, तो उसकी रिपोर्ट जारी करते हैं। तो कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल प्रोसीजर भी होता है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका मेन फोकस है कि जैसे किसी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ, फॉर एन एग्जांपल के तौर पर म्यांमार के अंदर से लाखों की मात्रा में म्यांमार की खुद की सरकार ने रोहिंग्यास मुस्लिम्स को भगाया था। अगर चाइना के एग्जांपल की बात करें तो चाइना के अंदर हम लोग को उइघुर्स कम्युनिटी देखने को मिलती है, राइट। तो उनके ऊपर चाइना अत्याचार करती है। तो ये क्या करेंगे अब यूनाइटेड नेशन और यूएनएचआरसी मिलकर ये कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे और उनको कार्य सौंपेंगे कि ये फलाना स्पेसिफिक कंट्री के अंदर क्या मामला चल रहा है उसकी रिपोर्ट जारी करो और उससे रिलेटेड एडवाइस दो कि कैसे ठीक किया जा सकता है इस पूरे मामले को, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं प्रोसीजर और मैकेनिज्म्स के अंदर जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ इश्यूज भी हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आज की डेट में। जैसे कि अगर आप मेंस का आंसर लिखना चाहो तो ये इश्यूज के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि इसकी मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहा है। क्या इश्यूज हैं? अ की कंसर्न फॉर सम क्रिटिक्स हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल मेंबरशिप। तो कहा जा रहा है कि आज की डेट में इस काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाई जाए, 47 मेंबर से इसको बढ़ाया जाए, राइट। क्योंकि हम लोग को देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया भर की सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई। अब वो समय 2006 जैसा नहीं है, क्योंकि 2006 में इसको लाया गया था ना, अब वो समय वैसा नहीं है, राइट। अब थोड़ा समय एडवांस हो गया है और भी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन की यहां पर आवश्यकता है, तो इसलिए इसकी मेंबरशिप जो है वो बढ़ाई जाए। तो ये चीज कही गई। समटाइम्स इवन क्रिटिसाइज ये भी किया जाता है इसमें कुछ कंट्रीज ऐसी मौजूद है जो कि खुद ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करती है। जैसे कि चाइना इसकी मेंबर है, रशिया इसकी मेंबर है, वेनेजुएला, क्यूबा, अर्ट्रिया। तो ये सब कुछ कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया हुआ है कि ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि इनको हटाया जाए और दूसरी यानी कि एक स्पेसिफिक तरीके से जो है वो एक कंट्री के अंदर प्रॉपर अगर वो कंट्री ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं कर रही है तभी उसको शामिल किया जाए और उससे रिलेटेड कुछ प्रोसीजर्स बनाए जाए कि किस प्रोसीजर के आधार पर या फिर एलिजिबिलिटी कंडीशंस बनाई जाए कि किस एलिजिबिलिटी कंडीशन के आधार पर एक कंट्री को इस काउंसिल के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी ध्यान में रखना आप लोग। और मैप का उपयोग करो आप आपके
आप जहां पर भी पढ़ाई करते हो आपके दीवार में, यानी कि जहां पर भी आपका स्टडी टेबल उसके फ्रंट वाली दीवार में एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप होना चाहिए। अगर नहीं है तो चिपका लीजिए एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप और बड़ा सा इंडिया का मैप, और वहां पर जो भी कंट्रीज के नाम जब मैं ले रहा हूं तो उन कंट्रीज को आप देखा करो हमेशा। जैसे कि आप जब भी लेक्चर मेरा सुनते हो तो उस दौरान मैं जो भी कंट्रीज के नाम लेता हूं आपकी हैबिट डालो, या फिर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो जो भी कंट्री का नाम आप पढ़ रहे हो तुरंत आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपके वर्ल्ड मैप पर उसको आप लोकेट करें, राइट। चलो आगे की अब बात करते हैं। तो इसमें एक इशू ये भी हमें देखने को मिल रहा है डिसप्रपोर्शनेट फोकस का। ये क्या करती है, यूएनएचआरसी एक कंट्री के ऊपर बायस्ड होकर काम करती है। मतलब कि दूसरी जगह पर जो भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है उसको वो छोड़ देती है। अगर इनकी खुन्नक किसी एक कंट्री से होती है तो उस पर नजर गड़ाकर उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई बार बार करना शुरू कर देती है, राइट। कि मतलब कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बायस तरीके से ऑपरेट करती है यूएनएचआरसी, तो इसलिए इसके ऊपर आरोप इस प्रकार के लगाए गए हैं। इसके अलावा एक खास बात मैं आपको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की भी बताना चाहूंगा कि ये क्या करती है, जैसे कहीं पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो ये बॉडी उस कंट्री में जाकर इन्वेस्टिगेट भी करती है कि किस प्रकार से उल्लंघन हुआ है। तो इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स भी इस बॉडी के हाथ में हम लोग को देखने को मिलती है। बट हाँ, इसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स जो होते हैं वो एक कंट्री में तभी एंटर कर सकते हैं जब उस कंट्री की सहमति होती है, राइट। जैसे कि म्यांमार के केस का एग्जांपल मैं आपको दूं तो म्यांमार में जब उल्लंघन हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिला था तो यूएनएचआरसी वहां पर इन्वेस्टिगेट करना चाह रही थी। इवन इन चाइना ऑल्सो, कि वो चाह रही थी कि वहां जाकर, जैसे कि चाइना की जिंगजियान प्रोविंस जो हम लोग को देखने को मिलती है वहां पर उइघुर के खिलाफ जो है वो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको बहुत बुरी कंडीशन में रखा जा रहा है, काफी सारे लोगों को मार दिया जाता है। आए दिन ऐसी न्यूज जो है वो चाइना की तरफ से मिलती रहती है, राइट। तो यूएनएचआरसी चाह रही है कि चाइना में वो अपने ऑफिशियल्स भेजे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स भेजे, या फिर म्यांमार के अंदर हम लोग को रखाइन स्टेट देखने को मिल रहा है। म्यांमार के अंदर एक एरिया रखाइन स्टेट जहां से लाखों की संख्या में रोहिंग्यास मुस्लिम को भगाया गया था, राइट, म्यांमार की खुद की सरकार के द्वारा। तो तब उस समय भी यूएनएचआरसी ने कहा था कि वो वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, बट इन कंट्रीज ने अलाउ नहीं किया। तो मतलब कि एक कंट्री की सहमति के बिना यूएनएचआरसी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। बट पॉइंट टू बी नोटेड, यूएनएचआरसी के पास इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स भी है। और आपको बता दें गाइस कि ये मेनली, जैसे कि अगर बाय चांस पूछ लिया जाए या मेंस में अगर आपको लिखना है कि कौन से स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज के ऊपर ये ज्यादा ध्यान देती है, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि एक कोई लोग हैं अगर वो इकट्ठा होकर किसी चीज का विरोध करना चाह रहे हैं, असेंबल होकर किसी चीज का विरोध करना चाह रहे हैं, तो उनके पास इस चीज की फ्रीडम होना चाहिए, राइट। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, जिस भी कंट्री के अंदर लोगों को इस प्रकार से विरोध करने की फ्रीडम नहीं मिलती है तो फिर ये यूएनएचआरसी जो होती है वो फिर उस कंट्री के खिलाफ कार्रवाई भी करती है, राइट, यानी कि इन्वेस्टिगेट करती है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच, तो लोगों के पास फ्री स्पीच का अधिकार होना चाहिए, एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए, तो इस चीज को चेक करती है ये। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि सभी इंडिविजुअल का जो धर्म है उसको आजादी से जीने का हक जो है वो सभी के पास होना चाहिए, यानी कि अपने धर्म जो है वो फॉलो करते हुए लोग आजादी से जिए। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट, इस पर भी ये फोकस करती है। वुमेन्स राइट जो होते हैं, राइट, तो उसके प्रोटेक्शन पर फोकस करती है। और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है, राइट। और जो भी रेशियल और एथनिक माइनॉरिटीज हैं, राइट, जो भी कम्युनिटी माइनॉरिटीज में हम लोग को देखने को मिलती है उनके अधिकार को भी प्रोटेक्ट करने पर ये मेनली फोकस करती है। तो ये कुछ बेसिकली 5 एरियाज ऐसे हैं जिस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान हम लोग को यूएनएचआरसी का देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में एक जरूर सवाल आया होगा कि सर यूएनएचआरसी जो है वो अगर इन्वेस्टिगेट करती है और उसने अगर पाया कि उस कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, फिर क्या, फिर आगे क्या होगा? तो आगे क्या होता है गाइस, देखो, उस कंट्री के ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उस कंट्री के ऊपर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। उस कंट्री के ऊपर कई बार तो इवन सैंक्शंस तक लगा दिए जाते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल फोरम पे उस कंट्री को पसंद नहीं किया जाता और काफी सारी कंपनीज फिर उस कंट्री के साथ ट्रेड जो है वो नहीं करती हैं। इवन कंपनीज ऑल्सो, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो, और काफी सारी कंट्रीज भी ऐसी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना पसंद नहीं करती जिन कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, राइट। तो वो बेसिकली ये इस प्रकार की चीजें कि यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो फिर मिलकर ऐसी कंट्री को समझाने की कोशिश करती है, या फिर कई केसेस में तो बॉयकॉट कर दिया जाता है कि अरे तुम इस प्रकार की हरकत कर रहे हो, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि हरकत को तुम सही नहीं कर दो, राइट। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए
और अब आपका क्या टास्क होगा कि न्यूज में जो भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि आपने ये पूरा टॉपिक सुन लिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आप क्या करो कि पहली बात तो अभी ये लेटेस्ट देख लो कि अभी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पिछले 1.5 से 2 साल में क्या क्या न्यूज आई हैं। मैं यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो उन लेक्चर्स में आप जो है वो देख सकते हो, पूरे लेक्चर्स में मैगजीन वगैरह में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एचआरसी से रिलेटेड क्या क्या लेटेस्ट न्यूज आई है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की होगी। तो लेटेस्ट न्यूज जो भी है वो आप लिख लो, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है, पिछले यानी कि आपके एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले की जितनी भी न्यूज आती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। और बाकी इन फ्यूचर अगर कुछ न्यूज आएगी तो आपके नोट्स में उसको अपडेट करते रहना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक यूएनएचआरसी का। गाइस डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं गाइस कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। दिल्ली में और भी काफी सारी स्टेट्स के अंदर रैलियां निकली हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इस कानून को लेकर, राइट। तो इसी पर ही हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। अभी ये टॉपिक इसलिए हमें न्यूज में देखने को मिला है। तो इस सिटीजनशिप लॉ, इस नागरिकता कानून के तहत नियम को निर्धारित करने हेतु रूल्स को फ्रेम करने के लिए लोकसभा द्वारा 9 अप्रैल तक का और राज्यसभा द्वारा 9 जुलाई तक का समय दिया गया है। तो लोकसभा के पास 9 अप्रैल तक का समय है, राज्यसभा के पास 9 जुलाई तक का समय है कि ये सिटीजनशिप लॉ के तहत रूल्स जो है वो फ्रेम कर सकें ये दोनों, राइट। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है गाइस, ये नोटिफाई किया गया था 12 दिसंबर 2019 को और ये लागू हो गया था 10 जनवरी 2020 से। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है वो ये है कि रूल्स आर मैंडेटरी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी न्यू और अमेंडेड लॉ एंड नॉर्मली फ्रेम्ड विद इन 6 months ऑफ इट्स एनैक्टमेंट। तो देखो, कोई भी कानून है, चाहे वो कानून नया हो, चाहे वो कानून जो है वो संशोधित कानून हो, यानी कि किसी पुराने कानून को अमेंड किया जा रहा हो, राइट। तो इन दोनों में ही उस कानून को अगर लागू करना है, इनेक्ट करना है, तो बताया जाता है कि उसके लिए रूल्स बनाने बहुत जरूरी है कि किस रूल्स के तहत जो है वो कानून इनेक्ट होगा, लागू होगा प्रॉपर तरीके से, राइट। और बताया जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो ये पूरी रूल्स वगैरह जो है वो निकल जाते हैं, यानी कि रूल्स वगैरह पेश कर दिए जाते हैं 6 महीने के अंतर्गत। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। तो हालांकि ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आखिरी वाला ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। बाकी आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो किस कानून को अमेंड कर रहा है, ये चीज प्रीलिम्स में आ सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, नागरिकता अधिनियम 1955 को अमेंड कर रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, याद रखना। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स वेरियस वेज इन विच सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। तो 1955 जो है नागरिकता अधिनियम, उसमें बकायदा बहुत सारे तरीके मेंशन है कि कैसे कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो हासिल की जा सकती है, राइट। इट प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया, राइट। तो भारत में जन्म के आधार पर वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रावधान दिया हुआ है, राइट। तो ये चीज हम लोग को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में देखने को मिलती है। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो ऑब्जेक्टिव ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कि इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करानी है माइनॉरिटीज को। ध्यान रखना, माइनॉरिटीज में हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस आ रहे हैं। आप बोलोगे सर ये माइनॉरिटीज में कैसे आ रहे हैं? तो माइनॉरिटीज में ये ऐसे आ रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इनकी माइनॉरिटीज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सिटीजनशिप देना है ना। सिटीजनशिप तो बाहर की कंट्री के लोगों को दी जाएगी। तो बाहर की कंट्री में 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 कंट्रीज में रहने वाली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसमें हिंदू आते हैं, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस आते हैं, तो इन 3 कंट्री में ये जो कम्युनिटीज रह रही हैं, इनको सिटीजनशिप देने को लेकर ये पर्टिकुलर कानून हमें देखने को मिल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 2019। तो आपको ये कम्युनिटी के नाम याद रखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के नाम आपको याद रहने चाहिए। प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि इन फलाना ऑप्शन में से बताइए कि किन कम्युनिटीज को, किन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सिटीजनशिप देने की बात की गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन याद रखना। और ये 3 कंट्रीज के भी नाम याद रखना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन कंट्रीज में रहने वाली ये 6 कम्युनिटीज जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको इंडिया की सिटीजनशिप देने को लेकर ये पर्टिकुलर कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हमें देखने को मिला है। एंड दोज फ्रॉम दीज कम्युनिटीज हु हैड कम टू इंडिया टिल 31st December 2014 facing religious prosecution in their respective countries will not be treated as illegal immigrants but given Indian citizenship। मतलब कि इन समुदायों के अपने संबंधित देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करने वाले जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पलायन कर चुके हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में आ चुके थे, और क्यों आए थे, क्योंकि उनको उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, अब यहां पर वो कंट्री कोई भी हो सकती है, चाहे म्यांमार हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कंट्री हो, राइट। तो वहां से अगर कोई व्यक्ति, यानी कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगर वहां से अगर आ गई हैं इंडिया में इस ग्राउंड पर कि दूसरी कंट्री में जहां पर वो रह रहे थे, जहां की उनके पास सिटीजनशिप थी, तो वहां पर उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया और वो इंडिया आ गए, तो ऐसी कम्युनिटीज को भी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, इनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये वाला भी पॉइंट इसके अंदर मेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। और इस कानून के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है OCIs यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर सकती है केंद्र सरकार, राइट, कुछ आधारों पर, यानी कि सर्टेन ग्राउंड्स पर। इसमें एक्सेप्शंस कुछ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम एंड मेघालय बिकॉज ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो छठे शेड्यूल में, यहां पर ये चीज ध्यान में रखना, आप ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि छठे शेड्यूल 6 शेड्यूल के अंदर कौन सा एरिया आता है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय। ATMM आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ATM मनी ऐसे करके शॉर्टकट से याद रखा करो, ATM मनी। तो A में मतलब आसाम, T यानी कि त्रिपुरा, M यानी कि मिजोरम, और फिर एक और M यानी कि मेघालय, राइट। ATM मनी ऐसे करके आप ध्यान में रखोगे तो आपको ये याद रहेगा कि छठे शेड्यूल के अंदर कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो ये 4 स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये ट्राइबल एरियाज हैं, तो इन पर ये कानून जो है वो अप्लाई नहीं होता है, right? And also areas that fall under the inner limit notified under Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 will also outside the act's purview। तो ये वाला कानून उन एरियाज पर भी नहीं होगा जो एरियाज इनर लिमिट में हमें देखने को मिलते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के, राइट। तो ये भी इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक्सेप्शन हम लोग को 2 देखने को मिल रहा है कि इन एरियाज पर ये वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है ये लागू नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन यहां पर बताया गया है। इसके अलावा इश्यूज जो है वो इस कानून से रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिले हैं, तो ये उल्लंघन कर रहा है किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक टेनेंट्स का, राइट। इलीगल इमिग्रेंट जो हैं उनको डिस्टिंग्विश किया जा रहा है रिलीजन के आधार पर। अभी हमने क्या बात करी थी, इसके एक पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो भी कम्युनिटीज 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया आ चुकी हैं, अब वो डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से देश की हैं, बट वो अगर इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती होंगी, राइट, तो उनको तुरंत इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाएगी। मतलब कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं जो लोग, तो उनको इलीगल इमिग्रेंट जो है वो नहीं माना जाएगा। किस आधार पर, कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहां पर ये भी नहीं कहा गया कि ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो मतलब किन देशों की हैं, ये 3 देश ही लागू होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें वो किसी भी देश से आए हो वो फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता। अगर वो ये 6 कम्युनिटीज से बिलोंग करते होंगे तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये इस पर भी विरोध हो रहा है कि यार ये तो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स के साथ जो है वो डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को धर्म के आधार पर देखने को मिल रहा है। तो इस कानून
का बेसिकली विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये डेमोग्राफिक थ्रेट के तौर पर भी हो सकता है इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक कोई एरिया है, ठीक है, यहां पर सिख रह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं सिख कम्युनिटी यहां पर रह रही है। अब बाहर से आने वाले यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली हिंदू कम्युनिटी को अगर अलाउ कर दिया जाता है कि वो आ जाएं, तो हिंदू कम्युनिटी अगर भारी मात्रा में आकर इस क्षेत्र पर अगर रहना शुरू कर दें, राइट, ज्यादा मात्रा में अगर हिंदू कम्युनिटी आई और इस क्षेत्र पर रह लेंगी, तो यहां पर इस एरिया पर, इस क्षेत्र पर, इस डेमोग्राफी रीजन पर क्या होगा, अभी तक सिख मेजॉरिटी में थे बट हिंदू आकर भर जाएंगे तो क्या होगा, सिख जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कि सिख के नंबर्स हम लोग को यहां पर कम फिर देखने को मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल परसेंटेजेस की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर कम नहीं होंगे क्योंकि नंबर तो वही रहेंगे ना, बट मतलब बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है जैसे कि 500 सिख लोग जो है वो यहां पर रह रहे हैं और अगर मान लेता हूं मैं कि 1500 हिंदू लोग आ गए, राइट, इस जगह पर, या फिर चलो 600 हिंदू लोग आ गए इस जगह पर, या फिर चलो 500 ही क्यों ना आ गए, तो भी तो कहीं ना कहीं इनका जो इस क्षेत्र पर जो इस इंडिजीनियस कम्युनिटी जो हुआ करती थी, रहती थी इस क्षेत्र पर, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको तो खतरा है ही क्योंकि बाहर से दूसरी कम्युनिटी जो है वो आ गई। अब देखो, अब वो कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो कि इस 6 कम्युनिटी में हम लोग को देखने को मिल रही है, तो वो कहीं पर भी आ जाए। या फिर अगर मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में मुस्लिम्स रह रहे हैं, राइट, और बाहर से कोई और दूसरी कम्युनिटी जो है वो आ गई और उन्होंने इस क्षेत्र पर जो है वो रहना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर मुस्लिम्स जो थे उनको फिर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी क्योंकि देखो कुल मिलाकर किसी भी क्षेत्र पर रहने वाले जो लोग होते हैं, राइट, वो क्षेत्र उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर से भी जुड़ा होता है। तो इसलिए ये वाली बात भी हमेशा कही जाती है कि किसी क्षेत्र में अगर किसी कम्युनिटी अगर कम होगी तो उसके ट्रेडिशन और उसके कल्चर्स भी कम होते जाएंगे और लुप्त होते जाएंगे, राइट। तो ये काफी सारी हमारी कंट्री में वैसे ही बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस और कल्चर्स लोग फॉलो करते हैं, राइट। अलग अलग प्रकार के काफी सारे शेड्यूल्ड एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, शेड्यूल्ड मतलब कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वेरियस कम्युनिटीज हैं, राइट। बट यहां पर प्रोटेक्शन तो हालांकि ATMM को मिल गई है, यानी कि ये 4 स्टेट्स को प्रोटेक्शन मिल गई है कि यहां पर ये कानून एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इसके अलावा दूसरी स्टेट्स में प्रोटेक्शन नहीं। बट हमारी कंट्री में और भी जगह हैं जहां पर इंडिजीनियस कम्युनिटीज रहती हैं, तो उनको तो नुकसान पहुंचेगा ही। तो ये वाली चीज यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, राइट, कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस में भी आएगा और इवन आपसे पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा इट मेक्स इलीगल माइग्रेंट्स एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में ये वाली चीज मेंशन थी, राइट। और ये आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राइट टू इक्वालिटी की गारंटी देता है। तो और इवन वहां पर गारंटी दी जाती है कि रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स का क्लियरली उल्लंघन ये बता रहा है ये कानून। इसके अलावा इट अटेम्प्ट्स टू नेचुरलाइज द सिटीजनशिप ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन रीजन। तो जो इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वो ऑटोमेटिकली इस कानून के थ्रू जो है वो उनके पास नेचुरल सिटीजनशिप जो है वो उनको मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा इट अलाउज कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसका OCI रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अ वाइड ग्राउंड दैट मे कवर अ रेंज ऑफ वायलेशन इंक्लूडिंग माइनर ऑफेंस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा भी अगर अपराध कर देता है तो उसका OCI जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली बात यहां पर कही गई है। तो ये सब इश्यूज है जो जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस डिटेल में समझते हैं कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन, तो किसके द्वारा इसको डिफाइन किया गया है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने डिफाइन किया है OCI को कि एक ऐसा व्यक्ति जो, इसके 3 पॉइंट्स हैं, जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद इंडिया का सिटीजन हो, राइट। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद इंडिया का सिटीजन हो वो OCI की कैटेगरी में आ सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कैटेगरी में आ सकता है। वो व्यक्ति जो कि इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल हो 26 जनवरी 1950 वाले दिन, तो वो व्यक्ति OCI की कैटेगरीज में आ सकते हैं। और तो वो व्यक्ति जो कि चाइल्ड है यानी कि बच्चा या बच्ची हैं या ग्रैंड चाइल्ड हैं, पोता या पोती हैं,
ऐसे व्यक्ति के जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी हो, राइट, दूसरी एलिजिबिलिटी हो। तो ये वाली चीज यहां पर ओसीआई के अंदर हमें देखने को मिली है। तो ये डेफिनेशन है। तो ओसीआई, हालांकि आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसे लोग हैं जो कि दूसरी फॉरेन लैंड में रह रहे हैं, बट उनको अगर ओसीआई मिल जाती है तो उनको उसके कुछ बेनिफिट्स जो है वो मिल जाते हैं, राइट। वो हालांकि उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, राइट, बट उनके पास ओसीआई का अगर कार्ड है तो वो इंडिया के अंदर कुछ चीजों का बेनिफिट जो है वो उनको मिल सकता है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। जैसे कि पहला पॉइंट फिर से मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, बट वो फिर बाहर चला गया। अब आपको एक चीज क्लियरली पता होगी कि हमारी कंट्री के अंदर ऐसी, हम लोग को ऐसा एक प्रोविजन देखने को मिलता है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री की अगर सिटीजनशिप ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो आपसे हट जाएगी, यानी कि यू विल बी नो लॉन्गर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो जैसे ही आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो, इंडिया की सिटीजनशिप आपसे छूट जाएगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद इंडिया का सिटीजन हो, राइट, बट बाद में जाकर उसने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो ऐसे व्यक्ति का भी ओसीआई मिल जाएगा, राइट। और इसके अलावा वो व्यक्ति जो कि एलिजिबल हो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, राइट, इंडिया का सिटीजन बनने के लिए 26 जनवरी 1950 वाले दिन। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो कि यानी कि एक बच्चा हो या ग्रैंड चाइल्ड हो, पोता या पोती हो, ऐसे व्यक्ति का जो कि इंडिया की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है, राइट। तो ये वाली चीज भी है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7A ऑफ ओसीआई कार्ड रूल्स, एन एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर ओसीआई कार्ड इफ ही, हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैव एवर बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो अगर किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन हैं, राइट, तो उस व्यक्ति को ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसा ओसीआई कार्ड रूल्स 7A सेक्शन 7A के तहत बताया हुआ है। क्लियर है आपको यहां तक बातें? एंड द कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इन 2005। तो ये कैटेगरी सरकार के द्वारा 2005 में जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 मर्ज्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी विद ओसीआई कैटेगरी इन 2015। तो 2015 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की जो कैटेगरी थी वो हटा दी गई और उसको मर्ज कर दिया गया एक तरह से ओसीआई कैटेगरी के साथ, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब ओसीआई का कार्ड अगर एक व्यक्ति को मिल गया तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन एंटर इंडिया मल्टीपल टाइम्स, गेट अ मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीजा टू विजिट इंडिया। तो इंडिया में सामने वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी आ जाता है, उसके लिए वीजा हमेशा इंडिया का ओपन होता है। एंड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्टरिंग विद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो उसको बार बार फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसके पास ओसीआई कार्ड है, राइट। ये वाली चीज है। इसके अलावा इफ एन इंडिविजुअल इज रजिस्टर्ड एज एन ओसीआई फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, अगर कोई भी व्यक्ति ओसीआई के लिए रजिस्टर्ड है 5 साल के पीरियड के लिए, ही और शी इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो होते हैं अगर वो उनके पास 5 सालों के लिए ओसीआई कार्ड है, राइट, यानी कि 5 ईयर्स हो गए हैं उनका ओसीआई कार्ड बने, तो फिर वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इंडियन सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर ये वाली कंडीशन भी आती है। एट ऑल इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ओसीआई कार्ड होल्डर्स आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स। तो इनको एक स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स मिलता है, मतलब कि लंबी लाइन नहीं लगती है इनकी, फटाफट जाते हैं ये इमिग्रेशन काउंटर पे और ये एंटर कर जाते हैं इंडिया में, राइट। तो इनको ज्यादा देर वेट नहीं करना होता इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में, राइट। और ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन ओपन स्पेशल बैंक अकाउंट इन इंडिया, और इंडिया के अंदर ओसीआई कार्ड होल्डर्स बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं बाय द नॉन फार्म प्रॉपर्टी, यानी कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी ये खरीद सकते हैं, वो नॉन फार्म होनी चाहिए बस। एंड एक्सरसाइज ओनरशिप राइट्स, तो ओनरशिप राइट्स उनको मिल जाती है, यानी कि वो प्रॉपर्टी यहां पर परचेज कर सकते हैं। कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड, तो पैन कार्ड के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ रोक लगती है इनके ऊपर, यानी कुछ लिमिटेशंस है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स, तो ये वोट नहीं डाल सकते। कैनॉट होल्ड अ गवर्नमेंट जॉब, इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी।
एंड कैनॉट परचेज एग्रीकल्चरल और फार्म लैंड, यानी कि खेती किसानी करने वाली जमीन जो है वो इनको नहीं मिलेगी। दे कैनॉट ट्रेवल टू रिस्ट्रिक्टेड एरियाज विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, बिना सरकार की परमिशन के ये रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ट्रैवल नहीं कर सकते। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है। हाउएवर इट कंटेन्स नीदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलैबोरेट प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। तो इस रिगार्ड में ओसीआई के रिगार्ड में बताया जा रहा है कि परमानेंट जो है वो उनको ओसीआई की फैसिलिटी मिलेगी, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा। मतलब कि सरकार चाहे तो ओसीआई की फैसिलिटी बंद कर सकती है, इसका मतलब ये हुआ। इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, दैट इज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड। तो सीरीज जो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है ना कि जो भी व्यक्ति इंडिया का जो सिटीजन है, राइट, जो 26 जनवरी 1950 में इंडिया का सिटीजन बना हो, तो सिर्फ उसी को ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिटीजन जो है वो माना जाता है, परमानेंट सिटीजन, राइट। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर जो है वो मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई नए रूल्स रेगुलेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट हमें देखने को मिला था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो हमें देखने को मिला, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, टोटल 6 बाकायदा मेंशन किया हुआ है, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है वो डायरेक्टली आ सकती हैं इंडिया में और उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये इन्होंने नया रूल जो है वो बना दिया, जिसका काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत वो कौन सी 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं जिनको सिटीजनशिप अलाउ करने का प्रोविजन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में मेंशन्ड है, राइट। अब देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी आप जान लो, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2015 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी, ओसीआई के साथ जो है वो इसको मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नाम की कोई चीज नहीं है, बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी बिल्कुल ओसीआई की तरह ही है। मतलब कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड भी उन लोग व्यक्तियों को मिलता है जो व्यक्ति फॉरेन सिटीजन है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास फॉरेन सिटीजनशिप है। जैसे कि ओसीआई का कार्ड उनको मिलता है जिनके पास जो फॉरेन सिटीजन है, बट वो उनका रिलेशन कभी ना कभी किसी ना किसी समय इंडिया के साथ रहा हो। तो वैसे ये पीआईओ की कैटेगरी में भी हमें देखने को मिलते हैं, बट पीआईओ के अंदर उन पर्टिकुलर सिटीजन को नहीं चुना जाता जो सिटीजन जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के नेशनल्स हैं, यानी कि सिटीजन हैं, राइट। तो उनको पीआईओ की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। और पीआईओ में नाम से समझा रहा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका ताल्लुक जो है वो इंडिया से कभी ना कभी हुआ हो। जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट हुआ हो, राइट। इंडियन पासपोर्ट का होना यानी कि सीधे सीधे इंडियन सिटीजनशिप का होना। हु और ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर born and permanently resident in India as defined in Government of India Act 1935 and other territories that became part of India thereafter। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पापा मम्मी, दादा दादी, परदादा परदादी इंडिया के परमानेंट रेसिडेंट हो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इंडिया की जो भी टेरिटरीज है उसमें अगर वो हो, राइट, यानी कि परमानेंट रेसिडेंट हो, या फिर उसके बाद भी इंडिया की किसी भी टेरिटरी, यानी कि जो भी टेरिटरी बाद में चल के इंडिया का पार्ट बनी है, तो उसमें भी अगर वो रिसाइड करते हो, रहते हो और वो इंडिया के परमानेंट रेसिडेंट हो, तब ऐसे व्यक्ति को पीआईओ कार्ड जो है वो मिल सकता है। एंड हु इज अ स्पाउस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके हस्बैंड या जिसकी वाइफ जो है वो इंडियन सिटीजन हो, या फिर जिसके हस्बैंड या जिसकी वाइफ के पास पीआईओ हो, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की तरह उसे रिकॉग्नाइज किया गया हो। और पीआईओ कैटेगरी को मर्ज कर दिया गया है ओसीआई कैटेगरी के साथ 2015 में। तो ये डिटेल जो है वो आप लोग को पता होनी चाहिए, सिंपल सी ओसीआई के बारे में। अब गाइस चर्चा करेंगे इनर लाइन परमिट के बारे में। तो क्या है ये, इसको जानते हैं इजी तरीके से। पहले मैं आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हूं इनर लाइन परमिट के बारे में। तो देखिए, कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। अगर कोई इंसान, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारी, 4 राज्यों को इस इनर लाइन परमिट सिस्टम का दर्जा जो है वो मिला हुआ है। तो ये जो 4 राज्य हैं वो कौन से वो भी बता ही देता हूं। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो इन 4 राज्यों में अगर जैसे कि मुझे जाना है,
मैं इन 4 राज्य में जाकर विजिट करना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, तो इन राज्य में जाते समय यानी कि जब मैं जाऊंगा तो वहां पर रहने के लिए, वहां पर घूमने के लिए मुझे आईडी की आवश्यकता होगी, और ये आईडी जो है वो वहां की सरकार बना के मुझे देगी। उसको इनर लाइन परमिट कहते हैं। ऑनलाइन भी बन सकती है ये, ऑफलाइन भी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर भी बनवाई जा सकती है। तो ये चीजें और कुछ नहीं, स्टेट के अंदर एंट्री लेने के लिए कुछ मतलब अप्रूवल की आवश्यकता होती है, और उसी को इनर लाइन परमिट जो है वो कहा जाता है, राइट। तो इतनी सी बात है, और इसको अपन थ्योरी में पूरा देखते हैं, समझते हैं। तो देख लेते हैं इनर लाइन परमिट के बारे में। बेसिक आइडिया तो आपको लगी है ना कि क्या है ये। सिर्फ एंट्री का एक हम लोग को परमिट देखने को मिलता है कि किसी भी इंसान को अगर एंट्री चाहिए होती है राज्य के अंदर तो उसको ये परमिट दिखाना होता है। और हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ चार नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, नाम याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। यहां पर अगर कोई व्यक्ति जाते हैं, राइट, विजिट करते हैं या रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो उनको इसको दिखाना पड़ेगा, राइट। ऐसे लोग जो नॉन नेटिव हैं, यानी कि वो उस राज्य के निवासी नहीं है, तो वो लोग अगर जाएंगे इस राज्य के अंदर तो उनको ये इनर लाइन परमिट जो है वो लेना पड़ेगा। और ये कौन इशू करती है? तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, यानी कि जिस स्टेट में आप जा रहे हो उस स्टेट की गवर्नमेंट इशू करेगी। देखो वैसे तो हम किसी भी राज्य में जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कहीं भी, ऑल ओवर द इंडिया, राइट, कहीं भी जा सकते हैं। बट ये 4 राज्यों में जब हम लोग एंटर करेंगे तब उसके लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी। क्लियर है यहां तक बात है? और मेंशन करना होगा कितने दिन रुकना है, किस क्षेत्र में रुकना है, राइट। तो वो सब चीजें होती है इस इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंदर हम लोग को देखने को मिलती हैं। ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए, और ऑफलाइन भी, इन पर्सन भी अप्लाई किया जा सकता है। कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इनर लाइन परमिट जो है ये एक एक्सटेंशन हम लोग को देखने को मिलता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का। ये पहले कानून था, तो उसके बाद फिर इनर लाइन परमिट लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए, जिसके चलते ये नहीं चाह रहे थे कि कुछ एरियाज पर इंडियंस की एंट्री हो, और इंडियंस को वो बेसिकली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कहा करते थे, यानी कि ये जो रूल्स था उसके अंदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स लिखा हुआ था, यानी कि इंडियंस, बट लिखा था ब्रिटिश सब्जेक्ट। बाद में जाकर इस ब्रिटिश सब्जेक्ट को हमने चेंज करके सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया 1950 में। तो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे ये कानून। क्यों लेकर आए थे? तो देखो ब्रिटिशर्स क्यों आए थे इंडिया में? ट्रेड के लिए आए थे, राइट। यहां बिजनेस करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। अब ये नहीं चाह रहे थे कि इंडियन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर ट्रेड करें, राइट। तो उन क्षेत्रों को ये जो रिस्ट्रिक्ट कर देते थे कि वहां पर इंडियंस की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये ब्रिटिशर्स अपने इंटरेस्ट के लिए, ब्रिटिश क्राउन इंटरेस्ट के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम लेकर आए थे इनर लाइन परमिट का, राइट। बाद में जाकर हम लोगों ने इस सिस्टम को स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर जो मौजूद हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए रख दिया कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, जो कुछ चुनिंदा स्टेट जहां पर ये हम लोग को देखने को मिलता है इनर लाइन परमिट सिस्टम, तो वहां पर मौजूदा जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ राज्यों में इनर लाइन परमिट सिस्टम को रखा है, राइट। बट अभी मेघालय डिमांड कर रही है कि मेघालय में भी ये सिस्टम लाया जाए। अच्छा, क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही ये इनर लाइन परमिट होता है क्या, राइट? यानी कि क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन जो ये 4 राज्यों के नहीं है, या फिर जो नॉन आईपीएल स्टेट्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो जो सिटीजन हैं, तो क्या वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई होता है या फॉरेनर सिटीजन के लिए अप्लाई होता है? तो याद रखना, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, इंडियन टूरिस्ट के लिए। फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये इनर लाइन परमिट सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। तो फॉरेन टूरिस्ट के लिए क्या होता है? तो फॉरेन टूरिस्ट को सिंपली बस रजिस्टर करना होता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में। बट अरुणाचल प्रदेश में उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की आवश्यकता होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू करती है, राइट। तो ये वाली चीज है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर उनको थोड़ी सी, इसको ऐसे समझना, अरुणाचल प्रदेश कहां पर है? चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, बिल्कुल एंड में है, राइट। तो इसीलिए वहां पे ऐसा समझना कि वहां पर उस क्षेत्र पर टूरिस्ट को अगर जाना है तो उसके लिए टूरिस्ट को डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, फॉरेन टूरिस्ट को, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। बाकी जो दूसरे 3 हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर इनर लाइन परमिट सिस्टम चलता है, तो वहां पर कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना है, राइट। सिंपल सी चीज। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। और इंडियन टूरिस्ट के लिए मैंडेटरी है कि उनको इन 4 राज्यों में जाना है तो उनको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। अब गाइस बात हो रही है 6th शेड्यूल एरियाज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं 6th शेड्यूल के बारे में। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। 17 अगस्त 2020 के लेक्चर में आप जाइएगा, मैंने कवर कराया हुआ है लेक्चर में, आपको 6th शेड्यूल का टॉपिक मिल जाएगा। इसको आज ही आपके लिए टास्क है, ये आज ही के आज आप कवर करके रखिएगा।
तो बताया जा रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को दैट प्रेजेंटली देयर इज नो प्रपोजल टू इंप्लीमेंट पंचायत सिस्टम इन 6 शेड्यूल एरियाज ऑफ आसाम। तो आसाम के अंदर पंचायत सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का भी कोई भी प्रपोजल जो है वो नहीं है, ऐसा MHA ने लोकसभा में इन्फॉर्म किया है। और इस संबंध में किए गए जो प्रयास जो थे, एफर्ट जो हम लोग को देखने को मिले थे, वो संविधान 125वां संशोधन विधेयक 2019 था, कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट एक्ट 2019 था। बताया गया था कि 6 फरवरी 2019 को ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल जो है ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और इस बिल में निर्वाचित ग्राम नगर पालिका परिषद के गठन संबंधी प्रावधान किए गए थे कि इलेक्टेड विलेज म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो सेटअप किए जाएंगे। और आपको बता दें कि ये बिल जो है वो अभी भी क्रियाशील है, यानी कि एक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यह राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया गया है कि ऑटोनॉमस काउंसिल, विलेज और म्युनिसिपल काउंसिल जो है वहां पर मतलब चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव करता है, राइट। तो यह चीज भी हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। हालांकि अभी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप 6 शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़कर रखिए, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो नाम से समझ में आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन का ये इंस्टीट्यूट है, किस चीज की, ट्रेनिंग और रिसर्च का इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये डेडिकेटेड ट्रेनिंग आर्म है यूनाइटेड नेशन सिस्टम का। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। 1963 में ये क्रिएट किया गया था, किस पर्पस के लिए, टू ट्रेन एंड इक्विप यंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम न्यूली इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। तो नए इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए ये हम लोग को देखने को मिलता है ये इंस्टीट्यूट, राइट। और उनको नॉलेज और स्किल्स जो उनको आवश्यकता है अपने डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट के पर्पस के लिए, तो उनको वो नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड की जाती है इस इंस्टीट्यूट में। ये इंस्टीट्यूट असिस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपने कोर्सेज के थ्रू, राइट, जो कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड ट्रेड से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है पीस कीपिंग और कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन की, कि शांति बरकरार रहे, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसकी भी ट्रेनिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है। तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और इसका एक प्रोग्राम जो है वो हम लोग को ऑपरेशनल सैटेलाइट एप्लीकेशंस का भी देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन सैटेलाइट एप्लीकेशन, राइट। तो ये इसका प्रोग्राम है। इसके थ्रू इंस्टीट्यूट सैटेलाइट इमेजरी और एनालिसिस भी प्रोवाइड कराता है। 2003 से ये जो इंस्टीट्यूट है ये कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है म्युनिसिपल और रीजनल लीडर्स के सपोर्ट के लिए, कि वो कैसे पब्लिक पॉलिसीज, जो कॉम्प्लेक्स पब्लिक पॉलिसीज जो है उससे कैसे ये डील कर सकते हैं। तो इस पर ये इंस्टीट्यूट जो है वो कोर्सेज ऑफर करता है। सिंपल और आसान भाषा में आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज को जो है वो ट्रेनिंग देता है, राइट, कि किस प्रकार से उन्हें जो है वो डील करना है अपने डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट को, यानी कि आसपास की कंट्रीज के साथ किस प्रकार से आप डील करें। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देता है कि कैसे शांति बरकरार रखी जाए और कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सके, राइट। तो सिंपल सी बात, बस ये ध्यान में रखो। अब बताया जा रहा है कि CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क लेकर आई है, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। CBSE ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ कोलैबोरेट किया और ये एक नया असेसमेंट फ्रेमवर्क लेकर आई हैं क्लास 6 से लेकर 10th के स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए ये फ्रेमवर्क हमें देखने को मिल रहा है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अचीव करना है असेसमेंट में, तो उनके साथ ये लगा हुआ हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि उससे संबंधी ये हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो कि हमें असेसमेंट्स पर ग्लोबल स्टैंडर्ड अचीव करना है, राइट। और ये फ्रेमवर्क जो है ये रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग रोट लर्निंग मॉडल को, वर्तमान रटकर सीखने वाले प्रतिदर्श को ये जो है वो रिप्लेस करेगा। क्योंकि हमारी कंट्री में हमें बचपन से ही क्या सिखाया जाता है, रट लो रट लो रट लो रट लो, तो रट्टू तोता लोग बन जाते हैं और रट्टू तोता जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हासिल कर पाते। क्योंकि जैसे कि UPSC का एग्जाम है, ये आपसे क्या डिमांड करता है, ये डिमांड करता है कि आप रटो कम, समझो ज्यादा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए और रटना चीजों को कम है। बट स्कूल लाइफ में हमेशा रट्टू तोता बना दिया जाता है बच्चों को। तो ये रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग रोट लर्निंग मॉडल को और फोकस करेगा
accessing students based on their competencies needed to solve day to day problems। तो डे टू डे प्रॉब्लम्स को यानी कि दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक दक्षताओं यानी कि आवश्यक जो भी कॉम्पिटेंसीज की आवश्यकता है उसके आधार पर छात्रों का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करेगी ये फ्रेमवर्क, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली, यानी कि बच्चों को बताया जाएगा कि बच्चे जो है वो रटे ना, बल्कि डे टू डे प्रॉब्लम्स वो किस प्रकार से अपनी सॉल्व कर सकते हैं उसके थ्रू वो पढ़ाई करें, उसके थ्रू वो जो है वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें, राइट। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में हमें यही चीज ज्यादातर देखने को मिलती है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बुकिश चीजों को नहीं ज्यादा सिखाया जाता, बुक को रेफर करने के लिए दिया जाता है, बट बुक के माध्यम से जो एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालना है उसकी टीचिंग करवाई जाती है, उसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, राइट। बट हमारी कंट्री के अंदर बुकिश स्टूडेंट बनते हैं, बस कि बुक से पढ़ लिया हो गया, यानी कि बुक को रट लो, बुक को रट लो, बुक को कर लो, राइट। बट बुक के अलावा भी बाहर की दुनिया जो है उसमें फिर बच्चे आगे चल के फेल हो जाते हैं, राइट, बाहर की दुनिया में। तो ये वाली चीज है, तो ऐसी दुनिया नहीं बनानी है या फिर ऐसा करियर नहीं बनाना है, स्टूडेंट्स को इस प्रकार से बनाना है कि वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें, ना कि सिर्फ बुक से रटकर आगे बढ़ जाएं, राइट। इस सिस्टम के अंदर टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू क्रिएट क्वेश्चन पेपर एंड अदर असेसमेंट मेथड that test the actual competency of the student in these subjects rather than their ability to memorize chunks of text। तो सिर्फ किताबी कीड़ा जो है वो स्टूडेंट बन जाते हैं, वो सिर्फ रट लेते हैं और किताब में जो चीज लिखी है एज इट इज उतार देते हैं, फोटोकॉपी कर देते हैं। तो टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट करो कि बच्चा जो है वो अगर रट के भी आए तो भी क्वेश्चन देखकर उसको ऐसा लगे कि यार इस क्वेश्चन का आंसर जो रटा रटा है जो आंसर है वो हो ही नहीं सकता, वो डे टू डे लाइफ के आंसर से उसको रिलेट करते हो। मतलब कुल मिलाकर यूपीएससी वाली कहानी है कि आप पढ़ तो रहे हो अपने स्टैटिक चीजें जनरल स्टडीज की, राइट, बट उससे आपको कहा जाएगा कि आप लिंक करो कंटेम्प्रेरी पीरियड से, एट प्रेजेंट वर्ल्ड से लिंक करो, राइट। तो ऐसी चीजें आ जाएंगी, राइट। तो वो चीज वही वाली चीज जो है वो बचपन से बच्चों को सिखाई जाएगी, तो जो कि बहुत ही अच्छा है, राइट। इन द फर्स्ट फेज द फ्रेमवर्क विल बी इंप्लीमेंटेड इन सेलेक्टेड केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय CBSE स्कूल्स इन चंडीगढ़ एंड फ्यू प्राइवेट स्कूल। तो ये पहले फेज में इस फ्रेमवर्क को जो है वो बहुत ही कम जगह पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर 2024 में बताया जा रहा है कि मतलब ये 25,000 CBSE स्कूल में रोल आउट किया जाएगा हमारी कंट्री के, जहां पर 1,32,000 टीचर्स और 2 करोड़ स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। गाइस डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल 2021 के बारे में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल और संबंध पेशेवर आयोग विधेयक 2021 के बारे में बात करेंगे। ये बिल अभी पार्लियामेंट में पास हो गया है और ये बिल जो भी एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो वो प्रैक्टिस करते हैं उनको रेगुलेट करने को लेकर है। इवन एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने से रिलेटेड भी ये बिल हमें देखने को मिल रहा है। इस बिल के थ्रू एक नेशनल कमीशन सेटअप किया जा रहा है एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए। तो आपको सबसे पहले इस बिल को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, राइट। यानी कि ये किन की बात हो रही है, क्या ये डॉक्टर की बात हो रही है? तो आपको बता दें नहीं, एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की डेफिनेशन इस बिल ने दी है। तो इसकी बात करें हम लोग तो इट डिफाइंस एन एलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल एज एन एसोसिएट टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट ट्रेन्ड टू सपोर्ट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी इलनेस, डिजीज, इंजरी और इम्पेयरमेंट। यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो किस चीज पर काम करते हैं, कोई भी बीमारी हो, राइट, कोई भी तकलीफ हो किसी को, राइट, कोई भी किसी को कोई इंजरी हो गई हो या किसी प्रकार का इम्पेयरमेंट हो, मतलब कि डिसेबिलिटी, राइट, किसी प्रकार की, तो उसको ट्रीट करना और उसको डायग्नोस करने के लिए जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं, राइट, तो वो इस एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि काफी सारी ऐसी बीमारियां हम लोग को देखने को मिलती हैं जिनको डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यार ये बहुत आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि आपको पता होगा इसकी काफी सारे जो लोग होते हैं वो किस फील्ड में काम करते हैं, एमआरआई में, राइट। एमआरआई स्कैन आपने करवाया होगा या ब्लड टेस्ट वगैरह जब हम लोग करवाते हैं
तो उस ब्लड टेस्ट में जो लोग यानी कि जिस मशीन पर बैठकर जो भी इंडिविजुअल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करवाते हैं या पूरा जो प्रोसेस जो चलती है ब्लड टेस्ट के दौरान, तो उसमें जो लोग जो प्रोफेशनल्स जो हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं तो वो ये होते हैं एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। और सच प्रोफेशनल शुड हैव ऑब्टेन्ड अ डिप्लोमा और डिग्री अंडर दिस बिल। ये बिल अब स्ट्रेस डाल रहा है कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं तो उन्हीं को जो है वो प्रैक्टिस करने दिया जाएगा जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री होगी इस फील्ड में, राइट, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की फील्ड में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल कौन होते हैं, तो इसके अंदर साइंटिस्ट आते हैं, थेरेपिस्ट आते हैं या दूसरे प्रोफेशनल हमें देखने को मिलते हैं जो कि स्टडी करते हैं, एडवाइस देते हैं, रिसर्च करते हैं, सुपरवाइज यानी कि मॉनिटर करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव, थेरोपेटिक या प्रमोशनल हेल्थ सर्विसेज को। तो कुल मिलाकर ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो दवाइयों को बनाने या फिर डिवाइसेस को बनाने का काम करते हैं, जिनसे कि मतलब डिवाइस वगैरह जो होती है ना कि जिससे किसी डिजीज के बारे में पता लग जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है। अरे जैसे कि वो डिवाइस वगैरह नहीं होती है जो शुगर को चेक करने के लिए यानी कि डायबिटीज को चेक करने के लिए उपयोग में ली जाती है, राइट। तो ये भी तो एक डिवाइस है, इसके थ्रू पता लग जाता है कि एक इंसान की बॉडी में मतलब कितनी डायबिटीज है उसको, राइट। तो ये वाली बात है। तो ऐसी भी डिवाइसेस होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज या फिर दवाई ही क्यों ना हो कि कोई ऐसी दवाई ये बना रहे हैं, प्रिपेयर करेंगे कि इसमें साइंटिस्ट वगैरह मौजूद हैं, राइट, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो ठीक हो। तो ये डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये डॉक्टर्स नहीं होते, ये वाली कैटेगरी के लोग ये डॉक्टर्स नहीं होते हैं। डॉक्टर का काम जो होता है वो तो पेशेंट को चेक करना, उसको ऑपरेट करने का काम होता है। बट दवाई बनाना या दवाई से रिलेटेड या कोई भी बीमारी को ठीक करने से रिलेटेड कोई भी उपचार हो तो उसके लिए ये प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। और इसमें भी कहा गया कि ऐसे भी प्रोफेशनल्स मतलब ये जो प्रोफेशनल्स होंगे जो इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस एरिया में काम करेंगे, तो वही प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस करने चाहिए जिनके पास डिग्री होगी। तो डिग्री होल्डर को या डिप्लोमा होल्डर को ही इस फील्ड में अब प्रैक्टिस करने को दिया जाएगा, राइट। बिना डिप्लोमा या डिग्री होल्डर वाले लोग जो है वो इस फील्ड में अब प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, ये वाली बात यहां पर बताई गई है, राइट। और एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशंस जो हैं ये इस बिल के अंदर मेंशन है जिसकी बात हो रही है। इसमें इंक्लूड किया गया है ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि लाइफ साइंसेज में काम करते हैं, ट्रॉमा और बर्न केयर पे काम करते हैं, सर्जिकल और एनेस्थीसिया में काम करते हैं या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, इवन फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो और न्यूट्रिशन साइंस ऑल्सो। तो काफी सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो किन किन एरियाज पर काम करते हैं, राइट। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, जैसे कि एनेस्थीसिया, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसकी एक अलग टीम होती है, राइट, जो एनेस्थीसिया देने के लिए काम करती है। तो इस बिल के अंदर जो चीज मेंशन की गई है एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए, वो इसकी बात हो रही है कि ऐसे प्रोफेशनल जो जैसे एनेस्थीसिया वाले, आप समझ गए होंगे कि एनेस्थीसिया जो टीम देती है, राइट, हॉस्पिटल में, राइट, कभी आपने देखा होगा या पिक्चरों में देखा होगा कि उसकी एक अलग टीम आती है जो सामने वाले व्यक्ति को एनेस्थीसिया देती है, राइट। तो ऐसे प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पर यही चीज कही गई है कि ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तभी उनको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया जाएगा, राइट। तो ये है इस बिल का मेन पर्पस। तो ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, तो उनको रेगुलेट करना और इवन उनके एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करना, क्योंकि ये जो कमीशन जो तैयार किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, तो इस कमीशन का मेन फोकस यही है कि एजुकेशन और प्रैक्टिस जितनी भी है इन प्रोफेशनल्स की उसको स्टैंडर्डाइज करना और उससे रिलेटेड रूल्स वगैरह फ्रेम करना। और ये इवन एक ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे, क्रिएट करेंगे सभी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। यानी कि एक रजिस्ट्री मेंटेन की जाएगी कि इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सबके सब रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। और बेसिक स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराएंगे एजुकेशन को, यानी कि ये जो कमीशन है इसका काम ये भी होगा कि एजुकेशन जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन इस फील्ड में, यानी कि एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की फील्ड में, तो उस बेसिक एजुकेशन क्या होगी, उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, तो वो चीज भी ये प्रोवाइड कराएगी ये बॉडी, राइट, ये कमीशन। और इसके अलावा एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस और एग्जिट एग्जामिनेशन होना चाहिए इस फील्ड के लिए, तो इसके बारे में भी ये रूल्स वगैरह फ्रेम करेगी। और इस कानून के तहत बताया जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा या वही लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, एलाइड और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर बन सकते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन होगी।
तो क्वालिफाइड व्यक्ति ही जो होगा वो बन सकता है और उसे स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर में इनरोल होना जरूरी है, क्योंकि एक रजिस्ट्री अब मेंटेन की जाएगी जिससे कि इस फील्ड में भी, यानी कि ये वाली जो फील्ड है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की, तो इसके अंदर जो है वो किसी भी प्रकार के मतलब इनफॉर्मल लोग ना हो, सभी लोग जो है वो फॉर्मल हो, मतलब कि उनमें प्रॉपर एजुकेशन हो, एजुकेशन ऑब्टेन करने के बाद वो आए हो इस फील्ड में, राइट। तो इस पर मेनली स्ट्रेस दिया जा रहा है और इससे फायदा ये होगा कि हमारी कंट्री के अंदर मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो और बेटर होंगी और इस फील्ड में अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन की फील्ड में और भी ज्यादा जॉब्स वगैरह जो है वो इंक्रीज होंगी और इस कानून से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की और उन्हें डिग्निटी मिलेगी उनके वैल्यूएबल वर्क्स के लिए। तो ये चीज यहां पर बताई गई है जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो सिर्फ इतनी सी चीज इस बिल से रिलेटेड ध्यान में रखना है, इसमें मेनली आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही चीज पूछी जाएगी, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल क्या होता है, राइट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या होता है, एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस क्या होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए चर्चा हो रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के बारे में, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के बारे में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये रूल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो क्या नए रूल्स हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए पार्लियामेंट्री पैनल ने सबमिट करी है एक रिपोर्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 की रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो यहां पर बताया गया कि गवर्नमेंट जो है उसे ऑफर करना चाहिए और क्लियर कट डेफिनेशन कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, अनुचित व्यापार क्या होते हैं, इसके बारे में स्पष्ट तरीके से जो है वो सरकार को बताना चाहिए, यानी कि डिफाइन करना चाहिए। तो ये रिकमेंड किया है इस पर्टिकुलर पैनल ने। इसके अलावा गवर्नमेंट शुड स्पेल आउट अ प्रैक्टिकल लीगल रेमेडी टू टैकल द इशू, तो सरकार को इस मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यवहारिक कानून उपाय, यानी कि कानूनी उपाय निर्धारित करने चाहिए। तो एक मतलब एक अच्छी लीगल रेमेडी, एक लीगल उपाय जो है वो लाना चाहिए इस मुद्दे से सुलझने के लिए। फिक्स अ कैप ऑन डिलीवरी चार्ज। अब देखो कई बार ई कॉमर्स फर्म्स क्या करती हैं, वो डिलीवरी चार्ज बहुत बढ़ा देती है। मतलब देखो कई बार क्या होता है कि कस्टमर वगैरह जो होता है ना, ऑनलाइन कंज्यूमर, उसको लुभाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि बताया जाता है कि 400 की चीज जो है, मतलब जैसे कि चीज 400 की है और बोल दिया जाता है कि अभी तुरंत ले लो, 24 घंटे में ये डील खत्म हो जाएगी, 400 की चीज जो है वो आपको 300 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। अब सामने वाला व्यक्ति सोचता है अरे फटाक से हमें तो 400 की चीज 300 मिल रही, 100 रुपए का सीधे सीधे फायदा। जब वो बुक करता है, ऑर्डर करता है, तो पता लगता है कि 80 या 100 रुपए तो उसकी डिलीवरी लग रही है। तो बचा क्या, मुश्किल से 20-30 रुपए बचे होंगे, बाकी डिलीवरी के नाम पर इन्होंने खा लिए, ले लिए। तो डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो बहुत कई बार जो है वो महंगे हो जाते हैं, राइट। कई बार लोग डिलीवरी चार्जेस पर ध्यान नहीं देते और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, फिर जब वो सामने प्रोडक्ट घर पे आता है तो पूछते हैं यार ये इतना पैसा कैसे लग गया, यार पैसा तो इतना था। फिर बाद में समझ में आते कि अरे यार ये तो महंगा प्रोडक्ट आ गया उनके घर पे, राइट। तो डिलीवरी चार्जेस जो है उसके ऊपर कैप लगाना है, राइट, रोक लगानी है, यानी निर्धारित करना है डिलीवरी चार्जेस को कि उससे एक लिमिट लगानी है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड प्रोवाइड फॉर अ पीनल प्रोविजन फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर कोई भी मतलब कंज्यूमर को गलत जानकारी दे रहा है तो सामने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए अगर वो गलत जानकारी देते हुए उल्लंघन कर रहा है नियमों का, राइट। तो मिस इन्फॉर्मेशन की बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को एक ब्रॉड गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि डिलीवरी चार्जेस को फिक्स करने से रिलेटेड, जो कि मार्केट प्लेस में चार्ज किए जाते हैं एंटिटीज के द्वारा भी, और हाईएस्ट लिमिट पर कैप लगाना चाहिए जब भी डिलीवरी चार्जेस पीक आवर ऑफ सर्विसेज में होते हैं। जैसे कि यहां पर स्पेशली बात की जा रही है उनके बारे में, उबर ईट्स के बारे में, जोमेटो के बारे में। तो आप लोगों ने भी खाना ऑर्डर किया हुआ उबर ईट्स या जोमेटो से। मैं पहले बहुत करता था, पेल के करता था, मुझे लगता था कि अरे यार बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा करो, बट अब मैंने करना बंद। वैसे तो अभी तो अपनी डाइट चल रही है तो करने का सवाल नहीं उठता, बट मैंने करीब 6-8 महीने से बंद ही कर दिया, टोटली मंगाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इनकी एक हरकत पता लग गई थी। हरकत मतलब कि देखो सर्विस इनकी बढ़िया, मैं इनकी सर्विस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूं, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब घर पे खाना ऑर्डर कर रहा था तब वो मुझे कूपन कोड लगा लगा के जो डिस्काउंट मुझे मिल रहा था, तो फिर बाद में जब जाकर मैंने एक्चुअल में रेस्टोरेंट में जाकर जब मेन्यू देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेन्यू के रेट से कई ज्यादा महंगा खाना मुझे मिल रहा था और मैं उस पेमेंट करके खुश हो रहा था कि अरे वाह यार मुझे तो डिस्काउंट मिल गया, राइट। तो इन लोग क्या खेल लेते हैं, ये डिस्काउंट के नाम पर इतना बड़ा उल्लू काटते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं।
खतरनाक तरीके का, डिस्काउंट के नाम पे आपको बोलेंगे कि 100 रुपए की चीज 80 की मिल रही है, बट एक्चुअल में वो चीज जो है वो 70 रुपए की है रेस्टोरेंट में, राइट। जैसे कि मैं पनीर कुलचे बहुत मंगाता था सागर घेरे से, यहाँ का एक फेमस है सागर घेरे, वहां से मैं पनीर कुलचे मंगाता था, और वो मुझे मेरे घर पे 150-160 रुपए के आसपास एक प्लेट आती थी, राइट। और मैं खुश होता था, मैंने कहा अरे वाह यार मतलब अच्छा है, और उसमें 160 रुपए में वो 10-20 रुपए डिस्काउंट कर देते थे ओवरऑल, तो फिर अपन खुश हो जाते थे कि अरे वाह यार अपना डिस्काउंट लग गया, 50 रुपए ऑफ हो गया, ये हो गया वो हो गया, 3-3 4 प्लेट में मंगाता था। बट एक बार जब सागर घेरे गया मैं, मुझे ऐसा लग रहा था शायद रेट बढ़ गए, क्योंकि मैंने तो पनीर कुलचे 60 रुपए प्लेट में भी खाया हुआ है स्टार्टिंग में, बहुत साल पहले, 10-1 साल हो गए, राइट। बट अभी मुझे ऐसा लगा कि शायद रेट वेट बढ़ गए होंगे इसलिए इतना महंगा कर दिया है। बट एक्चुअल में जब मैं एक दिन सागर घेरे गया तो मैंने देखा अरे यार ये तो 90 या 120 रुपए प्लेट था, तो मतलब कि कुल मिला के डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे 150-160 रुपए प्रति प्लेट पड़ रहा था। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। उसके बाद से फिर मैंने सोच लिया कि भाई, क्योंकि यार एक आदमी के लिए खाना मंगाओ तो समझ में आता है कि चलो ठीक है यार, अब मैं क्या कई बार पूरी फैमिली के लिए मंगा लेता था और ज्यादा बल्क में खाना मंगा लेता था, तब उसमें फिर मुझे समझ में आया कि यार इसमें तो बहुत लॉस हो रहा है। एक आदमी के लिए मंगाओ तो ठीक है यार, उतना तो पेट्रोल ही जल जाता है आजकल, इतना महंगा हो गया, बट 4-5 प्लेट मंगाओगे आप तो इससे बेटर है कि वहां पे कॉल कर लो, आप जाओ रेस्टोरेंट में उठा के लिया, वो ज्यादा अच्छा है, राइट। तो मुझे ऐसा पर्सनल लगा, क्योंकि इनकी डिलीवरी चार्ज भी बिल्कुल अनाप शनाप होती है यार, कई बार 50-50 रुपए डिलीवरी चार्ज हो जाती है, 30-30 रुपए तो नॉर्मल बात हो गई है आजकल। तो और वो भी रेस्टोरेंट 1-2 किलोमीटर दूर है और 30-30 रुपए डिलीवरी चार्ज लग रही है, ये क्या बात हुई। तो इसी पर रोक लगाने के लिए नए नियम हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये सब रिकमेंडेशन सामने आए। द मिनिस्ट्री शुड ऑल्सो क्लियरली डिफाइन ड्रिप pricing wherein the final cost of the product goes up due to additional charges and provide for protecting consumer against this by including penal provision for violation। यानी कि अब ड्रिप प्राइसिंग की भी बात हो गई है, इसमें कई बार क्या होता है कि फाइनल कॉस्ट जो होती है प्रोडक्ट की वो बहुत हाई जो है चली जाती है, उसमें बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट ये लगा देते हैं। कई बार बताऊं ऐसा होता है कि आप एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होते हो और आपको आइडिया भी नहीं होता उस प्रोडक्ट के साथ साथ जो है वो आपने और कौन से उनके ऑफर ले लिए, राइट। कई बार होता है ना कि 10 रुपए में ये ऑफर ले लो, राइट, और आपको आइडिया नहीं होता, फटाफट क्लिक कर गलती से भी कई बार तो लोगों का क्लिक हो जाता है और उसमें फिर वो बेचारों के पैसे कट जाते हैं, राइट। तो ऐसी गलती हो जाती है, तो इसलिए कहा गया कि इस प्रकार से जो फाइनल कॉस्ट जो होता है प्रोडक्ट का वो बहुत ऊपर चले जाता है, उसमें एडिशनल चार्जेस लगने के कारण, तो इससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। और इस प्रकार की धांधलेबाजी अगर होगी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, तो और अगर वो नए रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। पूरा मुद्दा क्या है, तो ई कॉमर्स एंटरप्राइजेस जो है गाइस काफी सारे बेनिफिट ऑफर करते हैं, खतरनाक सेल, महा सेल, ये सेल वो सेल, और बेवकूफ बना देते हैं, राइट। द डेवलपमेंट ऑफ द सेगमेंट हैज रेंडर्ड कंज्यूमर्स वल्नरेबल टू न्यू फॉर्म ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं आज की डेट में, उसका एक नया फॉर्म क्रिएट हो गया है, यानी कि डिस्काउंट के नाम पर लोभ दिया जाता है कंज्यूमर को। और हुआ ये बताओ क्या है प्रॉब्लम, बताओ क्या हो गई है। इन्होंने ऐसा, मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दिया, स्टार्टिंग में बेहतरीन डिस्काउंट दिया। मतलब कि इनकी स्ट्रेटेजी बताऊं क्या है कि कंज्यूमर को पहले अपना आदी बनाओ, जिससे कि कंज्यूमर मार्केट में जाना भूल जाए और वो उनसे परचेज करे। फिर कुछ समय के बाद प्राइस अपने आप बढ़ा दो, जिससे कि कंज्यूमर डिफरेंशिएट ना कर पाए। जैसे कि मेरे साथ यही हुआ था, पहले मुझे एक्चुअल रेट पता थे कि क्या चल रहे हैं बाहर के मार्केट के रेस्टोरेंट वगैरह के। फिर जब से जोमेटो से ऑर्डर करना शुरू किया, यानी कि कुछ सिलेक्टेड रेस्टोरेंट से, तब से हम रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिया, राइट। अब रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिया तो रेस्टोरेंट के क्या एक्चुअल रेट्स हैं और इनके क्या रेट हैं, तो उसमें जो है वो, क्योंकि हम रेस्टोरेंट में जाके कंफर्म नहीं कर रहे हैं ना, तो उससे क्या हुआ, इन्होंने अपने रेट जो है वो बढ़ा दिए। अब ये बात तो मैं कर रहा हूं किसकी, ये वाली की, फूड वाले की, फूड डिलीवरी सर्विस वालों की। बाकी सेम चीज कहानी अमेजॉन में भी है, फ्लिपकार्ट में भी है। पहले इन्होंने इतना बढ़िया डिस्काउंट दिया तो लोग जो है वो आदी हो गए इनसे सामान मंगाने के, बट एक्चुअल में आप देखिएगा मार्केट में जाके आप सामान खरीदोगे तो रेट बिल्कुल लगभग बराबर ही होता है। कई बार तो मैं ऐसा करता हूं, वहां से रेट देख लेता हूं और पूछ लेता हूं कि भैया आप कितने का दे रहे हो, देखो यहाँ पे मुझे इतने का मिल रहा है, बताओ जल्दी, मतलब भैया इतने में ले लो, तो ऐसा करते हैं। तो ये वाली चीज है। तो यहाँ पर यही वाली बात बताई गई है कि इस प्रकार की जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हम लोग को देखने को मिलती है, उसके नए तौर तरीके इन्होंने जो है वो शुरू कर दिए ई कॉमर्स कंपनी ने। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर किसी की शिकायत जो है वो अगर सुनी नहीं जा रही है और ऐसा कुछ मामला आता है उल्लंघन का, तो सामने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। और प्रेडेटरी प्राइसिंग इज वन सच इशू एंड इट मे रिजल्ट इन कॉम्पिटिशन बीइंग वाइप्ड आउट एंड प्रूव डिटरमेंटल टू कंज्यूमर इन लॉन्ग रन। तो देखो वही चीज मैंने आपको बताई ना, प्रेडेटरी प्राइसिंग, यानी कि इन लोग क्या करते हैं, पहले कीमत को ऐसे घटाते हैं और आपको पहले अपना आदी बनाएंगे, और जैसे ही आप उनके आदी बन जाओगे
मतलब कि जैसे ही फिर आप उन पे ट्रस्ट करने लगोगे कुछ समय तक, उसके बाद फिर वो आपका ट्रस्ट ऐसा तोड़ेंगे क्योंकि उनको पता लग गया कि अब यार ये बंदा आदी हो गया है, अब ये मुझसे ही सामान परचेज कर रहा है, तो फिर वो आपको नए नए ऑफर्स देंगे और उसमें फंसाएंगे, उलझाएंगे और आप उन्हीं के साथ कनेक्टेड रहोगे फिर, राइट। फिर आप मार्केट में नहीं जाओगे, फिर जिस दिन आप मार्केट में जाओगे आपकी आंख खुल जाएगी। तो ऐसी हरकत पर भी रोक लगानी है, राइट, यानी कि ऐसी हरकत हो रही है, तो ये सब मुद्दा है, राइट। और प्रेडेटरी प्राइसिंग इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी adopted by some of the market giants with deep pockets to sustain short-term losses and reduce the price of their product below the average variable cost। तो इन लोग शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी अपनाते हैं और अपने प्राइस को पहले स्टार्टिंग में रिड्यूस करते हैं। प्राइस को रिड्यूस किया आपने, आप इनके साथ कनेक्ट हुए, एक दो डील आपने इनके साथ करी, तीसरी चौथी डील से मतलब उलझाना शुरू हो जाएगा इनका आपको। तो ये वाली चीज इनकी हमें अक्सर देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली बात है गाइस। तो ये सब चीजें है जो जिस पर इशू जो है वो हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसके कारण से मार्केट से कंपटीशन हट गया, यानी कि जो मार्केट के जो दूसरे प्लेयर्स हैं, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, पूरा मार्केट है, दुकान में आजकल काफी सारे लोग हैं जो दुकान में नहीं जा रहे, रिटेल शॉप्स में नहीं जा रहे, डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं सब सामान वगैरह को। तो उससे क्या हुआ, इनकी इस प्रकार की प्रैक्टिस से जो मार्केट जो है वो वाइप आउट हुआ, खत्म हुआ। तो हम लोग जो बात करते हैं कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए, तो ये काय का फेयर कंपटीशन, फेयर कंपटीशन है ही नहीं है, राइट। इस प्रकार की स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई और कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। और कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि ये जो बड़े मार्केट के जो जायंट्स होते हैं ना, मतलब ये ई कॉमर्स कंपनी, इनको पता है कि इनके पास जो है वो लाखों का क्राउड है, राइट, करोड़ों का इवन, राइट। तो इनके पास मतलब मिलियंस बिलियंस का क्राउड हम लोग को देखने को मिलता है कंज्यूमर का, तो इनको पता है बहुत अच्छे से। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, छोटी दुकानदार वाला, ठीक है, इसको इस तरीके समझो, एक छोटी दुकानदार वाला अगर 100 शर्ट्स खरीदता है एक साथ होलसेल से, राइट, तो एक शर्ट जैसे मान लेता हूं उसको 10 रुपए की मिलेगी, ठीक है, अगर वो 100 खरीद रहा है तो। वहीं एक बड़ी दुकानदार वाला बोलेगा भैया लाओ 1000 शर्ट दे दो, कितने रुपए के रेट के हिसाब से दे रहे हो, तो भाई ऑब्वियस ही बात है होलसेल वाला फिर इसको कम पैसे में देगा एज कंपेयर टू इसको, राइट, क्योंकि ये रेट फिक्स होता नहीं है ना होलसेल के, उसमें हम लोग को रेट फिक्स देखने को नहीं मिलता। आप जितना ज्यादा सामान उठाओगे उतना कम प्राइस में आपको सामान मिलेगा। तो इन लोग इसी में खेलते हैं, राइट। जैसे कि मेरा भी एक फ्रेंड है, वो बल्क बिजनेस करता है बहुत तगड़ा, तो वो ये सब स्ट्रैटेजी उसने मुझे बताई हुई है कि होता ये है कि एक बार में, जैसे कि अगर मैं 1000 टीवी उठा लेता हूं, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, तो बोलता है एक बार मैं 1000 टीवी उठा लेता हूं ना, तो मुझे मान के चलो कि एक टीवी 25% कम में मिल जाती है। यानी कि जो रेट अगर 100 टीवी उठाऊंगा तो उसके कंपैरिजन में 1000 उठाऊंगा तो 25% का और बेनिफिट मिल जाएगा, और वही बेनिफिट मैं कंज्यूमर को पास कर देता हूं, जिससे मेरे पास कंज्यूमर अट्रैक्ट हो गया आ जाए। क्योंकि अल्टीमेटली एक टीवी का जैसे कि 10% अगर किसी को मिल रहा है, राइट, मान के चलो, समझो चीजों को, इस कैलकुलेशन को समझो कि एक टीवी का अगर सामने वाले व्यक्ति को 10% मिल रहा है, राइट, अब सामने वाला व्यक्ति जो है यानी कि दुकानदार जो है वो तो यही सोच रहा है कि यार मुझे सिर्फ 10% से मतलब है, बट जहां मैं 10 टीवी एक महीने में बेच पाता था, वहां आज की रेट में मैं 40-50 टीवी बेच पा रहा हूं, क्योंकि मैंने कस्टमर को जो है वो 25% डिस्काउंट दे दिया, जो डिस्काउंट मुझे बल्क में लेने से मिल रहा है। तो इसने कुछ नहीं किया, इसने अपने कंज्यूमर्स को फुटप्रिंट को बढ़ा दिया। और वैसे ही ई कॉमर्स कंपनी करती है, ये अपने पास गोडाउन में भारी भरकम होलसेल से सामान जो है वो परचेज कर लेती हैं, और ये जो डिस्काउंट प्राइस जो ऑफर करती है ना 25%, 50%, ये डिस्काउंट प्राइस जो है वो उनको ऊपर से ही मिलता है, राइट। यानी कि ये अपनी तरफ से नहीं दे रही है, ये तो वो मार्जिन जो है जो उनको मिला है वही फॉरवर्ड कर रही है। हालांकि इससे कंज्यूमर का कई बार बेनिफिट भी होता है, बट अल्टीमेटली जो दूसरे जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, छोटे प्लेयर्स, तो उनका तो नुकसान हो जाता है। तो ये फेयर कंपटीशन कहां से हुआ, ये तो कुल मिलाकर मोनोपोली वाली बात हो गई, है कि नहीं। तो ऐसी हरकतें भी, ऐसे इश्यूज भी जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आज की डेट में इनके ऊपर जो है वो इनको रेगुलेट करने की, ऑनलाइन बिजनेसेस को रेगुलेट करने की सख्त आवश्यकता है। और रीसेंट रूल्स जो है वो क्या कहते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 जो कि 23 जुलाई को हमें देखने को मिले थे, इसमें सभी कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो कि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू बेचे जाते हैं, तो उनको रेगुलेट करने से रिलेटेड ये रूल्स थे। तो ई कॉमर्स रूल्स जो हैं ये करंटली रिकॉग्नाइज करते हैं दो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को, एक है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट प्लेस मॉडल और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है क्या। तो देखो, आसान भाषा में मार्केट प्लेस मॉडल यानी कि फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल यानी कि ईबे या नापतोल। समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आप अपना स्टोर जो है वो अमेजॉन पर खुलवा सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, तो वो है मार्केट प्लेस मॉडल। यानी कि मैं चाहूं तो मैं अपनी किताब को, मैं अपनी मैगजीन को, बुक्स को अमेजॉन पर बेच सकता हूं, राइट।
वहां पर रजिस्टर करके, राइट। तो ये फैसिलिटी होती है मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर। और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के अंदर क्या होता है कि एक पूरी कंपनी, जैसे कि नाप्तोल हो गया, नाप्तोल के आपने टेली मार्केटिंग प्रोडक्ट्स देखे होंगे, टीवी पे बहुत चलते हैं, नाप्तोल ये ले लो इतने में उतने में। तो वो नाप्तोल ही जो है, यानी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जो है, वो ही पूरे प्रोडक्ट्स को परचेज करती है और वो ही पूरे प्रोडक्ट को बेचती है। बट मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर क्या होता है, जैसे कि अमेजॉन है, अमेजॉन क्या बोलता है, भैया आके रजिस्टर कराओ, कौन जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, ये सब अलग अलग होते हैं। ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक मार्केट प्रोवाइड करा देती है सेलर्स और बायर्स के लिए कि सेलर्स आए प्लेस करें, बायर्स आए परचेज करें। बट जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल जो होती है वो खुद ब खुद पूरी कंपनी होती है, वो अपने एंड से प्रोडक्ट्स को बेचती है, राइट। तो इसमें कोई भी हम लोग को बीच में बायर सेलर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में सिर्फ बायर होते हैं, कस्टमर्स, और सेलर जो होती है वो कंपनी होती है। बट मार्केट प्लेस मॉडल पे हमें जो मेन जो कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि ई कॉमर्स कंपनी, वो अलग होती है, सेलर अलग होते हैं, बायर्स तो ऑब्वियसली अलग होंगी, राइट। तो ऐसी चीज हम लोग को डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है और ई कॉमर्स रूल्स के अंदर ये दो चीजों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और रूल्स हैव सेपरेट स्पेसिफाइड प्रोविजन फॉर मार्केट प्लेस एंड इन्वेंट्री बेस्ड एंटिटीज। तो मार्केट प्लेस एंटिटीज कंपनीज को और इन्वेंट्री बेस्ड कंपनीज के लिए सेपरेट रूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ई कॉमर्स रूल्स रिक्वायर दैट ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बीइंग सोल्ड इंक्लूडिंग देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन टू बी प्रोवाइडेड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बताया गया कि प्लेटफॉर्म पर सभी इंफॉर्मेशन जो है वो जारी करना है, यानी कि कस्टमर से कुछ भी चीज हिडन नहीं करना, सभी कुछ जो है वो वेबसाइट पर प्लेस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो उल्लंघन माना जाएगा और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो होस्ट करती है इस प्रकार की एक्टिविटीज को, राइट। और सच डिटेल्स इनेबल कंज्यूमर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये सब डिटेल्स जो है वो कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं या हेल्प करते हैं। और आपको बता दें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 जो है, ये न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हमें देखने को मिला था। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 है, ये मैंडेटरी है और ये एडवाइजरी नेचर का नहीं हम लोग को देखने को मिलता, राइट। तो मैंडेटरी है ये फॉलो करना ई कॉमर्स कंपनी को। बट अभी कुछ इश्यूज हैं, तो उस इशू को ध्यान में रखते हुए एक पैनल ने कुछ रिकमेंडेशन दी है जिसके बारे में हमने बात करी। इसमें स्पेशली फूड डिलीवरी या डिलीवरी कॉस्ट पर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया और अनफेयर मीन्स जो होते हैं ट्रेड करने के, तो उस पर मेनली ज्यादा स्ट्रेस दिया गया। तो ये चीज है जिसका आपको एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना। हाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चूजेस द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश का चयन किस प्रकार किया जाता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कैसे चूज किए जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे जो करंट सीजेआई हैं शरद ए बोबड़े जी, इन्होंने रिकमेंड किया है जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी को, जो कि सीनियर मोस्ट जज हम लोग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के देखने को मिलते हैं एज नेक्स्ट टॉप जज के तौर पर। तो याद रखिएगा, 48वें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 24 अप्रैल को बन जाएंगे जस्टिस रमन्ना। तो जस्टिस रमन्ना 24 अप्रैल को 48वें, तो 48वां याद रखना, ये स्टेट सिविल सर्विस में आ सकता है, राइट। तो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना बनने वाले हैं। तो किस प्रकार से सीजेआई को अपॉइंट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रेडिशनल तौर पर अपॉइंट किया जाता है। होता यह है कि जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपने रिटायरमेंट के दिन पर जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर देते हैं, राइट। जिस दिन उनका रिटायरमेंट होता है, करंट सीजेआई का आखिरी दिन, जिस दिन आप कह सकते हो जिस दिन आखिरी दिन होता है करंट सीजेआई का, उस दिन वो न्यू सीजेआई को जो है वो अपॉइंट कर देते हैं, राइट। और कन्वेंशन कैसा चला आ रहा है, तो बताया जा रहा है कि जो मोस्ट सीनियर जो सिटिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको नेक्स्ट सीजेआई जो है वो बना दिया जाता है। और सीनियर का मतलब दिमाग में आपके आ रहा होगा, सीनियर का मतलब बुजुर्ग की बात हो रही है, तो एज वाइज सीनियरिटी की बात हो रही है क्या, तो नहीं। सीनियरिटी जो होती है वो एज के आधार पर नहीं होती है। ये जिस दिन जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं तो अपॉइंटमेंट की डेट के आधार पर सीनियरिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप 2021 में अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखोगे, 2022 में आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है।
तो आप 2022 में आईएएस ऑफिसर बन गए। फिर आपका जो छोटा भाई है या छोटी बहन है या आपके परिवार में कोई भी जो है, राइट, या फिर बड़ा मान लो, चलो आपके परिवार में कोई भी आपसे, जैसे मान के चलते हैं आपका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, या कोई बड़ा कजिन है आपका आपके घर में, राइट, तो आज से 5 साल बाद यानी कि 2022 से 5 साल के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है आईएएस में, तो सीनियर कौन कहलाएगा? तो आप सीनियर कहलाओगे क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट पहले हो गया है, भले ही वो आपके बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, उनका बाद में हुआ है, राइट। तो इस प्रकार की सीनियरिटी होती है, हम लोग को इसमें देखने को मिलती है, यानी कि ऑफिशियली तौर पर। तो ऑफिशियल तौर पर जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज, तो डेट देखी जाती है कि किस डेट पर वो अपॉइंट हुए हैं, तो उस डेट के आधार पर सीनियरिटी को देखते हुए सामने वाले जज को अपॉइंट कर दिया जाता है, राइट, एज अ नेक्स्ट सीजीआई या टॉप सीनियर मोस्ट जज को इस प्रकार से अपॉइंट किया जाता है नेक्स्ट सीजीआई के तौर पर। अब सवाल ये उठता है, अगर 2 जजेस सेम डेट पर ही अपॉइंट किए गए हों तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि जिस भी जज ने पहले शपथ ली हो, बट अगर दोनों ने ही शपथ उसी दिन ले रखी हो तो क्या होगा? तो यह देखा जाएगा कि उन दोनों जजेस में किस जज ने हाई कोर्ट के अंदर ज्यादा लंबे समय तक सर्व किया है, राइट। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि न्यायाधीशों की जो पीठ होती है, यानी कि जो बेंच हम लोग को न्यायाधीशों की देखने को मिलती है, तो उनमें से नियुक्त न्यायाधीश वकीलों के समुदाय से नियुक्त न्यायाधीश की तुलना में वरिष्ठ होगा। तो वो जो है, वो जो वकीलों का जो समुदाय हम लोग को, बार का जो समुदाय हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें से जो वरिष्ठ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं न्यायाधीश, जज, राइट, तो वो बेसिकली इसमें प्रिवेल कर जाते हैं, राइट। तो यह चीज हम लोग को यहाँ पर इस प्रकार की भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके अपॉइंटमेंट के बारे में या फिर इस प्रोसीजर के बारे में क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? तो आपको बता दें, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के प्रोसीजर के बारे में मेंशन नहीं है कि सीजीआई को किस प्रक्रिया के थ्रू अपॉइंट किया जाए, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हमारा आर्टिकल 124(1) ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हम यानी कि इस आर्टिकल 124(1) के अंदर कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, दैट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसा आर्टिकल 124(1) कहता है। बट जो मिलता जुलता उल्लेख हमें अनुच्छेद 126 आर्टिकल 126 से देखने को मिलता है, ये डील करता है कि एक्टिंग सीजीआई के अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी कि जिस समय सीजीआई अवेलेबल नहीं है तो उस समय सीजीआई का पद कौन संभालेंगे। तो इसमें बकायदा यही चीज मेंशन्ड है कि जिस समय अगर सीजीआई मेंशन नहीं है तो टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट जज जो होंगे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, तो वो सीजीआई का पद जो है वो संभालेंगे, राइट, एक्टिंग सीजीआई के तौर पर कार्य करेंगे। तो वो टॉप मोस्ट सीनियरिटी की बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जो जज हैं, राइट, सीनियर जज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो संभालते हैं सीजीआई के पद को। तो उसी आधार पर ये पूरी प्रथा चली आ रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के बारे में जब मेंशन नहीं है तो जो भी प्रोसीजर जो है वो कस्टम और कन्वेंशन के आधार पर है कि जिस प्रकार से चला आ रहा है वैसे ही आज की डेट में चला आता है, राइट। तो ये वाली चीज है। और प्रोसीजर क्या है गाइस? तो प्रोसीजर जो है कि नेक्स्ट सीजीआई अपॉइंट कैसे किए जाएंगे, तो इसके बारे में बकायदा एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है जो कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में है। ये कैसे काम करता है? तो प्रोसीजर शुरू किया जाता है लॉ मिनिस्टर के द्वारा। लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं? लॉ मिनिस्टर बोलते हैं करंट सीजीआई को, यानी कि जो अभी सीजीआई मेंशन्ड है, यानी कि अभी कार्य कर रहे हैं, राइट, तो उनको कहते हैं, और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम पर कहते हैं कि जब उनका बिल्कुल रिटायरमेंट होने ही वाला होता है, राइट। जैसे कि अभी की बात करें हम लोग, तो अभी उनका रिटायरमेंट होने ही वाला है, यानी कि 24 अप्रैल तक, और 24 अप्रैल वाले दिन जो है वो नए सीजीआई अपॉइंट कर लिए जाएंगे। तो 24 अप्रैल को उनका जो है वो लास्ट डे है। तो क्या होता है कि जैसे ही उनका रिटायरमेंट नजदीक रहता है तब लॉ मिनिस्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को। वो उनको बोलते हैं सीजीआई को कि बताओ, आप रिकमेंड करो नाम कि किस कौन जज जो है वो नेक्स्ट सीजीआई होने वाले हैं। तो सीजीआई जो है फिर वो अपना रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं। बट अगर किसी प्रकार की अगर करंट सीजीआई को कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, राइट, कोई भी आशंका हो रही है करंट सीजीआई को, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में सीजीआई कॉलेजियम से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सीजीआई को लगता है कि यार वो टॉप सीनियर मोस्ट जो जज है वो शायद ठीक नहीं है कि वो सीजीआई का पद संभाल सकेंगे कि नहीं, तो उनको अगर कोई भी डाउट होता है करंट सीजीआई को, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? कॉलेजियम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि जो टॉप सीनियर मोस्ट जज को जो है वो सीजीआई अपॉइंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है, राइट। फिर उसके बाद जब रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री के पास आ जाता है सीजीआई से,
तो लॉ मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करते हैं रिकमेंडेशन को, और फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, और फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलवाते हैं नए सीजेआई को। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, तो इसके बीच का क्या डिफरेंस है, यानी कि सीजेआई के अपॉइंटमेंट का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक की डिफरेंस हमें यह देखने को मिलता है इन द फॉर्मर, यानी कि यहां पर सीजेआई की बात हो रही है, द गवर्नमेंट कैन नॉट सेंड द रिकमेंडेशन ऑफ सीजेआई और कोलिजियम बैक टू देम फॉर रिकंसिडरेशन। मतलब एक बार सीजीआई का नाम सरकार के पास आ गया, लॉ मिनिस्ट्री के पास आ गया, तो लॉ मिनिस्ट्री वापस से जो है वो भेज नहीं सकती है नाम कंसिडर करने के लिए, राइट, सीजेआई को या फिर कोलिजियम को वापस से नाम कंसिडर करने के लिए भेज नहीं सकती है कि यार फिर से सोच लो कि किसको बनाना है, राइट, ये चीज होती है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की बात जब होती है तब सरकार जो है वो नाम भेज सकती है रिकंसिडर करने के लिए, जैसे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो कोलिजियम ने जो है वो नाम भेज दिया सरकार को, अब सरकार जो है वो उन्हें वापस भेज सकती है, ये वाला नाम बोल सकती है कि एक बार फिर से सोच लो। फिर अगर कोलिजियम फिर से वही दोबारा नाम भेज देती है तो गवर्नमेंट फिर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, राइट। तो इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये जानकारी है गाइस पूरी, जिसके बारे में आप लोग को अच्छा आइडिया होना चाहिए पूरी इस चीज से रिलेटेड कि सीजेआई को किस प्रकार से अपॉइंट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसके बारे में हमने बात करी। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखिए जीएसटी कंपनसेशन का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इस टॉपिक को समझते हैं। तो बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार, सेंटर जो है वो 30,000 करोड़ रुपए रिलीज कर रही है एज अ जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर स्टेट्स को इस महीने रिलीज करेगी, बताया जा रहा है। और कंपनसेशन जो होगा वो मतलब इस साल जो सेस कलेक्ट हुए हैं तो उसका ये कंपनसेशन बताया जा रहा है। और पेंडिंग कंपनसेशन ड्यू जो स्टेट्स के लिए है 2020 और 21 का, वो बताया जा रहा है कि 77,000 करोड़ से भी ज्यादा है, राइट। बट अभी इस साल का कंपनसेशन जो है वो केंद्र सरकार सेस कलेक्शन के लिए 30,000 करोड़ का स्टेट को फॉरवर्ड कर रही है, राइट। अब व्हाई शुड सेंटर पे स्टेट्स फॉर जीएसटी लॉस, तो जीएसटी का जब नुकसान होता है, घाटा होता है, तब केंद्र जो है वो क्यों राज्य सरकार को पे करती है। तो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 गारंटी देता है स्टेट्स को कि स्टेट्स को कंपनसेशन मिलेगा अगर उनको रेवेन्यू में किसी भी प्रकार का लॉस होता है पहले 5 सालों तक, तो केंद्र सरकार उन्हें उनके लॉस की भरपाई के लिए जो है वो जीएसटी कंपनसेशन देगी, राइट। और बताया गया है कि ये 5 सालों के लिए है, मतलब 2017 में ये कानून लाया गया था जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, और 5 साल मतलब 2022, तो 2022 तक जितने भी पर्टिकुलर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जीएसटी का जब नुकसान होता है, रेवेन्यू का जब लॉस होता है स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के थ्रू, तब उस लॉस की भरपाई जो है वो किसके थ्रू की जाएगी, सेस के थ्रू की जाएगी। और इसमें सेस कौन सा होता है, जो कि सिन और लग्जरी गुड्स पर कलेक्ट किया जाता है। तो उन पर्टिकुलर सेस से भरपाई जो है वो केंद्र सरकार करेगी राज्य सरकार को उनके राज्य सरकार के जीएसटी लॉस के लिए, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। बट इकोनॉमिक स्लोडाउन ने क्या किया है, दोनों ही जीएसटी को और सेस कलेक्शन को जो है वो पुश डाउन कर दिया है, यानी कि नीचे गिरा दिया है पिछले सालों के मुकाबले, जिसमें 40% का गैप हम लोग को पिछले साल के बीच में और इस साल के बीच में देखने को मिल रहा है, राइट। और की कंपनसेशन पेड और सेस कलेक्टेड में 40% का गैप है, यानी कि ह्यूज लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है। और स्टेट्स जो कि जीएसटी रेवेन्यू गैप जो है वो फेस कर रही है, वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का इस साल का बताया जा रहा है। और इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है कोविड-19 के कारण, राइट, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अनफोर्सीन एक्ट ऑफ गॉड भी जो है वो कहा गया था। तो आपको पता होगा, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी, राइट। तो अभी तो आप लोग को ये चीज मैंने बताई, तो ये फैक्ट और फिगर बहुत सारी चीज बाउंसर होके ऊपर से चली गई होगी, वो इसलिए क्योंकि कंपनसेशन सेस क्या है वो आपने पढ़ा नहीं होगा। ये सब टर्म्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पुराना टॉपिक, तो अभी तक अगर आप तैयारी कर रहे हो और अभी 2021 में अपीयर हो रहे हो तो इसके बारे में तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट 2022 में अपीयर हो रहे हैं, दिक्कत वाली बात नहीं, अभी समझ लो जीएसटी कंपनसेशन या कंपनसेशन सेस जो है वो क्या होता है। तो देखो, the modalities of compensation cess were specified by GST Compensation to States Act 2017। तो इसके बारे में बकायदा बताया हुआ है GST Compensation to State Act 2017 में। The Act assumed that GST revenue of each state would grow at 14% every year। तो इस एक्ट के थ्रू ये बताया गया है कि जो जीएसटी जो है स्टेट का, उसमें हर साल 14% की ग्रोथ होगी,
राइट। मतलब कि ऐसा अनुमान लगाए कि जैसे कि पिछला साल जो था 2019 का, 20 का, 21 का, तो इस प्रकार से हर साल 14% की ग्रोथ करेगा जीएसटी। यानी कि स्टेट के पास जो कलेक्शन आएगा जीएसटी का, उसमें हर साल 14% की ग्रोथ जो है वो होकर रहेगी, राइट। तो ऐसा जो है वो इनका कहना था, इस कानून का कहना था, राइट। और ये अमाउंट जो कलेक्ट किए गए 2015-16 से, उसके मुकाबले जितने भी टैक्सेस सरकार के पास आ रहे हैं, जितना भी रेवेन्यू सरकार के पास आ रहा है, उसमें हर साल 14% की बढ़ोतरी होगी। अब 14% से अगर कम आता है तो वो जो डिफरेंस होगा वो केंद्र सरकार देगी। तो ये है कहानी जीएसटी कंपनसेशन की, समझ रहे हो बातों को। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और स्टेट दैट हैड कलेक्टेड टैक्स लेस देन दिस अमाउंट इन एनी ईयर, किसी भी साल में अगर 14% की ग्रोथ से कम अमाउंट, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 14% की ग्रोथ से कम अमाउंट अगर स्टेट के पास आता है, राइट, तो वो उतना जो गैप होगा, यानी कि जो कम अमाउंट जो बचा होगा, वो केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी। द अमाउंट वुड बी पेड एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने में अमाउंट ये पे किया जाएगा, बेस्ड ऑन प्रोविजनल अकाउंट्स एंड एडजस्टेड एवरी ईयर आफ्टर स्टेट्स अकाउंट वर ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो हर 2 महीने में अमाउंट पे किया जाएगा, फिर बाद में हर साल जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जो है वो ऑडिट करने के बाद फिर इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। और ये स्कीम जो है कंपनसेशन की, ये जून 2022 तक ही वैलिड है, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। और कंपनसेशन सेस फंड क्या होता है? तो कंपनसेशन सेस फंड जो है ये क्रिएट किया जाता है, दैट वाज क्रिएटेड फ्रॉम विच स्टेट्स वुड बी पेड फॉर एनी शॉर्टफॉल। तो ये फंड जो है, यानी कि एक तिजोरी जो है वो रखी गई है, जिसमें पैसा डाला जाता है कि अगर कोई भी स्टेट में शॉर्टफॉल होता है, यानी कि रेवेन्यू में जो है वो कमी आती है, यानी कि कम रेवेन्यू जनरेट होता है उस स्टेट के अंदर, तो इस पर्टिकुलर तिजोरी से, इस फंड से जो है वो उन स्टेट्स को पैसा दिया जाएगा। और एडिशनल सेस वुड बी इम्पोज्ड ऑन सर्टेन आइटम्स एंड दिस सेस वुड बी यूज्ड टू पे कंपनसेशन। तो ये वाला जो सेस होगा ये कंपनसेशन के लिए ही सिर्फ रखा गया, यानी कि इस सेस की तिजोरी में जितना भी पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए ही दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा इसमें जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि पान मसाला, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर, राइट, कैफिनेटेड बेवरेजेस, कोल और कुछ और पैसेंजर मोटर व्हीकल्स, तो ये सब जो होते हैं वो इन आइटम्स में आ जाते हैं, जिन आइटम्स के ऊपर सेस लगता है, और फिर वो सेस जो है वो कंपनसेशन सेस फंड में चला जाता है। और जीएसटी एक्ट स्टेट्स दैट सेस कलेक्टेड and such other amounts may be recommended by GST Council would be credited to the fund। तो एक तो ये वाले सेस कलेक्ट होंगे, तो इस सेस से जितनी भी कमाई होगी वो इस फंड में डाल दी जाएगी, जिस फंड का इस्तेमाल जो है वो कंपनसेशन के लिए किया जाएगा। या फिर अगर जीएसटी काउंसिल बोलती है कि एक फलाना अमाउंट रिकमेंड करती है कि इतना अमाउंट जो है वो इस फंड में डालो, तो फिर वो अमाउंट भी एडिशनली डाला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है, जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब बात हो रही है टुलिप गार्डन के बारे में, ट्यूलिप गार्डन। तो ट्यूलिप गार्डन कहां पर है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस गार्डन को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। तो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ही बनेगा। और ये लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है एशिया के अंदर। ये लगभग 30 हेक्टेयर एरियाज या 74 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। और गार्डन जो है ये आप याद रखना, जबीरवन रेंज जो है उसकी फुट हिल पर हम लोग को ये गार्डन देखने को मिलता है। ये चीज आ सकती है क्वेश्चन, जबीरवन रेंज जो है वो कहां पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात हो रही है पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, जल विद्युत परियोजना के बारे में, पाकल दुल। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, पाकल दुल ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है चेनाब नदी के ऊपर ये हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहा है, राइट। और चेनाब नदी की एक ट्रिब्यूटरी है मरुसुदार नदी, तो वहां पर है ये, राइट, पकाल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसको नाम दिया है इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, INSA-CoG इसको नाम दिया है, राइट। ये यूनिक डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस का वेरिएंट है, यानी कि उसका बड़ा भाई आ गया है, राइट। इसमें कॉम्बिनेशन है काफी सारे म्यूटेंट्स के, जो कि अभी तक कहीं पर भी पाए नहीं गए थे, राइट। तो इंडिया के अंदर ये पार्ट 2 जो है वो कोरोना वायरस का फैल रहा है। और नया वेरिएंट जो है ये एटलीस्ट 200 वायरस के सैंपल में महाराष्ट्र से मिला है, दिल्ली, पंजाब और गुजरात से भी कुछ मात्रा में मिला है। तो अब देखिए इस प्रकार से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बाकी आपके पेरेंट्स में किन किन को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग गई है बताइएगा जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। मेरे पेरेंट्स ने लगवा ली है कोरोना वायरस की वैक्सीन, उनको लग चुकी है।
और आपके पेरेंट्स ने अभी नहीं लगवाई है तो उनको बोलिए कि ये लगवा लें जाकर, राइट। तो चिंता वाली बात क्या है, तो म्यूटेशन जो है वायरस का, ये सरप्राइजिंग तो नहीं है, बट स्पेसिफिक म्यूटेशन जो है ये हेल्प कर रहा है वायरस को कि वायरस और तेजी से वैक्सीन के ऊपर इवॉल्व हो सकता है। मतलब कि जो भी इम्यून सिस्टम जो है उसको अगेन फिर से ये हार्म कर सकता है, यानी कि जो भी वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको भी वायरस हो सकता है। क्योंकि आपने न्यूज सुनी होगी कि जिनको टीका लग गया, वैक्सीन लग गई है, उनको भी वायरस पकड़ रहा है, राइट। तो मतलब कि इसने टीके को जो है वो फेल कर दिया है, राइट, बेअसर कर दिया है, टीका या प्रतिरक्षा प्रणाली को बेअसर कर दिया है, राइट, इम्यून सिस्टम को बेअसर कर दिया है। तो ये वाली चीज इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है कि वैक्सीन लगा रहे हैं लोग, उनको भी वायरस पकड़ रहा है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई, बट फिर भी वैक्सीन से एक प्रोटेक्शन तो रहती है। एंड वाई डू वायरस म्यूटेट, अब वायरस का म्यूटेशन कैसे होता है, तो देखो ये पहले भी आपको मैं समझा चुका हूं, ये बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है। जैसे कि हम लोग जब पैदा होते हैं तब हम लोग जिस आकार के अभी हैं, जिस साइज के अभी हैं, उस साइज के उस समय तो नहीं होते ना, छोटे से रहते हैं हम लोग, धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं। तो कोई भी लिविंग बीइंग है उसमें हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलती है। ये तो एक ग्रोथ वाला फैक्टर हो गया, ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए। और म्यूटेशन में चेंजेस होते हैं, राइट। अब चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट से आप अलग दिखते हो, मतलब कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, राइट। आपके पेरेंट्स की शक्ल और आपसे थोड़ी बहुत तो मैच करती होगी, बट एकदम बिल्कुल हूबहू तो मैच नहीं करती है ना। सभी ह्यूमंस हूबहू एक जैसे तो दिखते नहीं, सब अलग अलग दिखते हैं। तो सबके जीन्स पे कुछ कुछ चेंजेस आए हुए हैं, राइट। तो जब भी ऑफस्प्रिंग होता है, यानी कि जब आगे जब हम लोग का वंश बढ़ता है, तब उस समय चेंजेस आते रहते हैं, राइट, कंटिन्यूअसली। जैसे कि आप देखो कि ह्यूमन, एक समय पर ह्यूमन की पूंछ हुआ करती थी, जानते हो ना वो वाला समय तो पूंछ जब हुआ करती थी, आज की डेट में किसी की पूंछ है क्या, किसी की है तो बताओ, राइट। तो वो वाली चीज है कि धीरे धीरे करके चेंजेस आते रहते हैं। तो वैसे ही वायरस है, वायरस के अंदर भी सेम यही चीज है कि वायरस भी जो है वो म्यूटेट करता है, इसमें भी हम लोग को चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये एक नेचुरल पार्ट है इवोल्यूशन का, वही चीज मैं आपको समझा रहा था। The pressure on the virus to evolve is increased by the fact that so many millions of people have now been infected. ये इतनी तेजी से चेंजेस इसलिए आ रहे हैं इसमें क्योंकि काफी सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल इन्फेक्ट हो गए हैं, राइट। अब काफी सारे लोग इन्फेक्ट हो गए तो कैसे हो रहा है, देखो वायरस क्या हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। अब वायरस इस व्यक्ति की बॉडी में गया, इस व्यक्ति की बॉडी और इस व्यक्ति की बॉडी, एक्स की बॉडी और वाई की बॉडी डिफरेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इससे निकलेगा तो इसकी बॉडी का भी कुछ हिस्सा जो है वो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो है वो अपने साथ अटैच करके ले आएगा दूसरे की बॉडी में, राइट। फिर तीसरे की बॉडी में जाएगा। तो वायरस क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली अपना आकार चेंज करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब इस प्रकार से वायरस में म्यूटेशन होता है तो वैक्सीन जो है वो उसके थ्रू वायरस को मारना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि एक तो तेजी से फैल रहा है और तेजी से म्यूटेट कर रहा है, राइट, और इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये पता नहीं, मतलब खराब कर दिया 2020 के बाद समय। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि बिल्कुल हर दिन डर पड़ा हुआ है और पता भी नहीं है कि कितना आगे बढ़ेगा ये। और SARS-CoV-2 जो का केस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA वायरस है, इसका जो म्यूटेशन है, इसका मतलब है कि ये अपने सीक्वेंस में चेंज करता है। मतलब इसका जो सीक्वेंस जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, तो उसमें ये बार बार चेंज कर डालता है। अब जब बार बार सीक्वेंस में चेंज होगा तो ऑब्वियस ही बात है, साइंटिस्ट रिसर्चर को उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो मुसीबत वाला काम हो जाएगा। और म्यूटेशन इन RNA वायरस ऑफन हैपेंस व्हेन वायरस मेक्स अ मिस्टेक व्हाइल इट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो देखो मिस्टेक, जो भी जीन्स वगैरह जो होती है ना, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि आप जो हो वो अपने पेरेंट से अलग दिखते हो, राइट। हर एक ह्यूमन एक दूसरे से अलग दिखता है, क्यों, क्योंकि चेंजेस हैं, राइट। क्योंकि जब नई ऑफस्प्रिंग आ रही है, यानी कि जब आगे जो है वो वंश आगे बढ़ रहा है, राइट, नई जनरेशन जब आ रही है, तो जो पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन जब आती है तब उसमें उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं कि वो, यानी कि उसमें कुछ मिस्टेक्स हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके कारण से उसकी कॉपीज जो है वो अलग अलग बनना शुरू हो जाती हैं। तो बड़ी दुविधा वाली कहानी है इस प्रकार से वायरस का बढ़ना और म्यूटेट करना, राइट। गाइस, डिजिटल टैक्स के बारे में याद आ रहा है, हमने डिस्कशन किया था। तो ये डिजिटल टैक्स क्या है, पहले इसको भी मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं गाइस कि ये अमेजॉन है, ये फ्लिपकार्ट है। हालांकि फ्लिपकार्ट भी इंडियन कंपनी है, बट ये सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये कंपनीज वगैरह क्या करती हैं, अपने आप को ऐसी कंट्री में रजिस्टर कराती हैं जहां पर उनको कम टैक्स वगैरह पे करना पड़े, राइट। जैसे कि अमेजॉन की बात करें तो ये सब ई-कॉमर्स कंपनीज है, राइट। तो ये बाहर की कंपनी है, बट इनका पूरा बिजनेस जो है, यानी कि इनकी पूरी जो कमाई है वो इंडिया से आ रही है, राइट। बट ये इंडिया को कोई टैक्स नहीं पे कर रही थी। तो इससे क्या हो रहा था,
ऑब्वियस ही बात है कि हमारे यहाँ कमा रहे हो और हम ही को टैक्स नहीं पे कर रहे हो, यानी कि सरकार को टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई, राइट। तो सरकार ने फिर डिजिटल टैक्स लेकर आ गई। सरकार ने बोला कि बेटा ऐसा नहीं होगा, अगर आप यहाँ पर जो भी बिजनेस कर रहे हो उस पर आपको जो भी कमाई हो रही है उस पर आपको 2% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज यहां पर सरकार ने क्लियरली मेंशन कर दी थी इन पर्टिकुलर ई कॉमर्स कंपनीज के लिए, राइट। तो अभी हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, तो अमेंड किया गया है फाइनेंस बिल 2021 को। इसमें सरकार ने ये चीज क्लैरिफाई करी है कि ऑफ शोर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो बाहर के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इन्हें 2% इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो पे नहीं करनी होगी अगर उनका यहां पर इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो, मतलब कि परमानेंट ऑफिस हो, और उन्होंने यहां पर किसी भी प्रकार का अगर इनकम टैक्स पे किया हो, तो फिर उन्हें ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी जो है, यानी कि ये टैक्स जो है वो पे नहीं करना होगा, राइट। बाकी जो दूसरे फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन फर्म्स हैं, राइट, तो इनको जो है वो यहां पर टैक्स पे करना होगा, राइट, जो कि अभी यहां पर कोई भी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो उनको तो पे करना पड़ेगा ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी, राइट। तो हु हैज टू पे डिजिटल टैक्स, डिजिटल टैक्स किसको पे करना है, तो डिजिटल टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल 2020 में। ये सिर्फ नॉन रेसिडेंट कंपनीज पर ही अप्लाई होता है, यानी कि वो कंट्री जो इंडिया की नहीं है, जिनका एनुअल रेवेन्यू 2 करोड़ से ज्यादा का है, राइट, और जो ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर करती हैं इंडियंस को, कि जो इंडियंस को गुड्स और सर्विसेज सेल करती हैं और जिनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर का है, वो इसमें कवर होती हैं। गाइज, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लगाया जाता है जो कि सप्लाई करते हैं, सर्विसेज देते हैं या किसी प्रकार की फैसिलिटी देते हैं सप्लाई की या सर्विसेज की हमारे इंडिया में रहने वाले निवासियों को। तो इंडियन सिटीजन्स को किसी प्रकार की अगर सर्विस कोई फॉरेन कंपनी प्रोवाइड करा रही है तो फिर उस कंपनी के ऊपर ये लागू होगा। इवन नॉन रेसिडेंट्स के ऊपर भी लागू होगा, यानी कि जो भी कंपनी नॉन रेसिडेंट को भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है तो उसके लिए भी, उस सेल्स के लिए भी लागू होगा। मतलब बात को समझो, अभी आप क्या बात को समझोगे, इस प्रकार समझो। देखो, जैसे कि एक कंपनी है, ये कंपनी इंडियंस को सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, तो यहां तक तो ठीक है कि यहां तक टैक्स जो है वो आप ये कंपनी देगी, वो तो आप समझ गए हो, ठीक है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज का जो जमाना है वो डेटा का है, डेटा बिकते हैं, लाखों रुपए में डेटा को बेचा जाता है। तो अगर ये कंपनी इंडियन से डेटा लेकर किसी फॉरेनर को बेच रही है या अपनी कंट्री में रहने वाले निवासियों को या किसी दूसरी कंपनी को बेच रही है, तो भी इस सेल्स के लिए, यानी कि दूसरों को जो इसने सेल किया है डेटा इंडियंस का, उस सेल्स का भी पैसा जो है उस पर, उस रेवेन्यू है उस पर 2% जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो ये वाली चीज है, ये समझने वाली बात, ये समझने वाली बात है, राइट, कि मतलब ये नॉन रेसिडेंट को भी अगर किसी प्रकार की सप्लाई कर रही है, सर्विसेज दे रही है अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेज, जैसे कि सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो इंडियन से डेटा कलेक्ट किया और दूसरे को बेच दिया, तो इस प्रकार का भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है किसी भी कंपनी का, तो उस कंपनी को भी टैक्स चुकाना होगा। एंड पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, तो जो भी व्यक्ति कोई भी गुड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह जो है वो परचेज करता है इंडिया के आईपी एड्रेस से, तो भी जो है वो उसको देना पड़ेगा। और इसके अलावा गाइस, गाफा टैक्स काफी फेमस है, GAFA नाम से समझ आ रहा है, G यानी कि गूगल, A यानी कि एप्पल, F यानी कि फेसबुक और A यानी कि अमेजॉन, तो गाफा टैक्स। तो इसको फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा कि ये सब जितनी भी कंपनीज हैं, राइट, डिजिटल कंपनीज वगैरह, तो ये फ्रांस ने ये डिजिटल टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था कि ये जितनी भी कंपनीज हैं इनके ऊपर फ्रांस जो है वो टैक्स लगाएगी, इनके रेवेन्यू का 3%, राइट, क्योंकि ये सब कंपनी भी बहुत कमाती हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जिस कंट्री के अंदर से कमाई हो रही है इन सब कंपनीज की, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कंपनीज उन कंट्री को पैसा नहीं देती हैं। तो अब से ये हो चुका है कि डिजिटल कंपनी से भी पैसा जो है वो लिया जाता है उन कंपनी से जो टैक्स नहीं पे करती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो इसके बारे में अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए। और ये आपका आज का लास्ट टॉपिक था, जाना नहीं है, कुछ होमवर्क से, इंपॉर्टेंट होमवर्क से आपके लिए। यूएस तालिबान पीस डील, तो ये आपका टास्क है, 30 जनवरी 2021 के लेक्चर में सर्च करिएगा, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको पढ़ना है, 12 अगस्त 2020 के लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा ये टॉपिक। रेयर डिजीज क्या होती है ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, बट मुझे मिल नहीं रहा था कि कहां पर है, अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स को मिल जाए तो इसकी मतलब डेट जो है वो डाल दीजिएगा टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में, या जो भी स्टूडेंट हैं जो अभी अभी नए नए जुड़े हैं
और अगर आपको ये सब टॉपिक्स नहीं मिल पा रहे हैं, सर्च करने में कोई परेशानी हो रही है, तो अपना एक टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो, वहां पर पूछ लेना, राइट, लिंक आपको दे दिया जाएगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 29 जुलाई और 18 और 22 अगस्त को ये टॉपिक मैं कवर करा चुका हूं। और अटॉर्नी जनरल का टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, ये पूरे आपके होमवर्क वाले टास्क हैं, तो ये आप फिनिश करके रखिए, राइट, ये पूरे टास्क को। और बस आज के लिए इतना ही था। और मैं आपको बता दूं कि हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज स्टूडेंट जो यूपीएससी 2021 में अपीयर हो रहे हैं, आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। इस टेस्ट सीरीज का फायदा ये है कि 27 जून से पहले पहले आपका यूपीएससी का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, जिन टारगेट्स के आधार पर आपको अपनी पढ़ाई करनी है। इस टेस्ट में 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और चल ही रहे हैं, और डिटेल्ड सॉल्यूशन हर एक टेस्ट का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाइलिंगुअल टेस्ट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और हर एक टेस्ट जो है वो 100 क्वेश्चन का है, राइट। तो ये पूरी फैसिलिटी जो है वो आपको दी जा रही है काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो इसको आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए। और सीसेट का कोर्स, हिस्ट्री का कोर्स भी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके लिए अवेलेबल है। पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन, यानी कि ये सब कोर्स अगर आप ले रहे हो तो ये चीज सुनिश्चित हो जाओ कि आप जो है वो आपकी पूरी 360 डिग्री में आपकी पूरी तैयारी जो है वो कंप्लीट होगी, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। इवन जैसे कि ये सीसेट का कोर्स है, हिस्ट्री का कोर्स है, इसमें भी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि आपको इस क्वालिटी में और कहीं नहीं मिलेगी। तो अभी भी मौका है, सोचो मत, ज्वाइन करो, क्योंकि इससे जो है वो अल्टीमेटली आप ही को बेनिफिट मिलेगा। बाकी मैं कुछ नहीं कहता, बाकी आपका इन्फॉर्म चॉइस है, आपकी डिसीजन है, जैसा आप चाहो, राइट। और बाकी करंट अफेयर्स का पेड पैकेज ज्वाइन कर लीजिए, अगर जिन भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया। इसकी फीस तो बहुत ही कम है, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। मतलब कि आप जो रोज डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं ना, वो सब बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैगजीन लो, मैगजीन से रीड करो, डेली लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलती है, उससे रिवाइज करो, तो आपका डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन होगा। और एक टॉपिक को अगर आप इस प्रकार से, इस अप्रोच से अगर आप पढ़ोगे, जैसा अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, तो आप एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का गलत करके नहीं आओगे, राइट, इस अप्रोच से पढ़ने के बाद, राइट। और बाकी आपका समय बचेगा, क्योंकि आपको कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाने, बिल्कुल नोट्स वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ो जो लेक्चर में मैं पढ़ा रहा हूं, रात में सोने से पहले रिवाइज करो, दैट्स इट, बिल्कुल रेडी, पूरा कंटेंट आपके पास अवेलेबल रहेगा। बस आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना और आपके टाइम को बचाना है, यही तो स्मार्ट स्टडीज होती हैं। और बाकी फिर आप नोट्स बनाना चाहो तो आपके ऊपर है, बाकी मैंने आपको ये फैसिलिटी बता दी है कि ये भी अवेलेबल है। और बाकी एक ऑफर भी है जिसको आप ले सकते हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस करने के लिए। अगर अलग से ये क्वेश्चन चाहिए आपको तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगा, राइट। तो चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, और लाइक का बटन हिट नहीं किया तो कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।